Mr. Ramchandra Agarwal sold his brand for just 70 crore rupees. मैं जानना चाहता हूँ शुरुआती स्ट्रगल के बारे में। मेरे को 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया था और 2000 करोड़ से ऊपर के बिजनेस आपने 2 बार बनाए हैं। कभी भी आपके अंदर कोई डिफिशियंसी है उसका रिलेशन आपका जीवन पे नहीं आना चाहिए। मैं कहीं पॉडकास्ट में सुन रहा था आपका एक सपना एक दिन कभी पीएम बने। ये सच का सपना है। ये गवर्नमेंट्स क्या ऐसा अच्छा कर रही है डेवलप्ड कंट्रीज जो भी बात करूँ कि इंडिया गवर्नमेंट नहीं कर रही है और उसको करना चाहिए। मैं जरा सा भी किसी को निराश नहीं करना चाहूंगा। ये नेता वगैरह पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है। टाटा ग्रुप भी वैल्यू रिटेल में आ गया, अंबानी जी भी वैल्यू रिटेल में आ रहे हैं। समझ लीजिए आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा भी है वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप एफर्ट नहीं करोगे। तो जो आज की रेट में युवा कहता है कि यार जब तक इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, फंडिंग नहीं मिलेगी, मैं चालू नहीं करूंगा। मेरे घर वाले बोलते थे कि यार तू क्या ये सब लगा हुआ है, ये सब काम में फालतू का। आप अगर सेविंग करते हो और आप प्रूव कर देते हो मार्केट में कि आप नहीं हो तो आपके लिए लाइन लगा के दुनिया खड़ी हो जाती है देने के लिए। V2 में जब आपने पुरानी गलतियों को सुधारते हुए नई शुरुआत की, मेरा रिकॉर्डिंग होगा, वो इन्वेस्टर बोले ये धीरू भाई अंबानी से ही बड़ा एम्पायर खड़ा करेगा। आईपीओ सुपर डुपर हिट हुआ, सपने बहुत बड़े थे। जिन शेयर होल्डर ने पैसा खोया है मैं उसी शेयर होल्डर को वापस रिवाइव करूंगा। तो जिस कंपनी का शेयर का दाम 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए उस समय, वो आज वापस 6-6.5 हजार करोड़ की कंपनी है। किसी को 70 जनों की टीम बनाने में जोर आ जाता है, 7000 की टीम बनाई, इनसे काम कैसे कराते हो? सब कोई का यही रहता है यार मेरी टीम बहुत बेकार है। मेरे अंडर में कम से कम 10,000 करोड़पति बने हैं। मेरे यहाँ एक जो एनएसओ का लड़का है वो मेरे यहाँ 70 रुपए में मेरे को चाय पिलाता था 23 साल पहले। अभी उसकी रुपए सैलरी है। 3 साल का गोल क्या है आपका? मैं इस कंपनी को 1 लाख करोड़ का बनाऊंगा। आदमी का कोई एक दुकान बंद हो रही होती है तो उसको एकदम दिल बैठ जाता है। यहाँ पे 123 दुकान, विशाल मेगामार्ट कंपनी। वो एक अलग ही क्षण था कि रातों रात 123 दुकानों की चाबी मैंने उनको पकड़ाई। बिजनेस की दुनिया में 100 करोड़ की कंपनी बनाना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। पर आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल से जिन्होंने 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी एक बार नहीं 2 बार बनाई है। मात्र 4 वर्ष की उम्र में इन्हें पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने कहा इसके बाद ये चल फिर नहीं पाएंगे। नॉर्मली ऐसी स्थिति में आदमी सोचता है भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन तो यही समाप्त। पर इन्होंने इस समस्या को अपने आगे नहीं आने दिया। इन्होंने मात्र 35 रुपए की सेविंग से धंधे की शुरुआत की। उसके बाद उस धंधे को अपनी अकल से, सूझबूझ से, मार्केट की पकड़ से मजबूत किया, बड़ा बनाया और एक ऐसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो उस समय बहुत नया था। उस कॉन्सेप्ट का नाम था मेगा स्टोर्स बनाना और पहले मेगा स्टोर का नाम था विशाल मेगा मार्ट। और ऐसा नहीं सिर्फ एक स्टोर पे रुक गए, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 123 स्टोर इन्होंने बना लिए। फिर 2008 में जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ, बाजार में बहुत मंदी आई, कुछ मैनेजमेंट डिसीजंस ऐसे हुए जिसकी वजह से वो ब्रांड उनको बेचना पड़ा। और वो ब्रांड बेचने के बाद मात्र उनके हाथ में आए 10 करोड़ रुपए। आदमी बोले यार जीरो से एक चीज स्टार्ट की, इतने लेवल तक पहुंचाई, बात से चली गई, चलो छोड़ो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते। पर इन्होंने जिस दिन सेल किया उसी दिन के अगले दिन एक नई बिजनेस कंपनी की नींव रख दी। उसका नाम था V2 रिटेल। और आज उस कंपनी को मात्र 15 साल में 2000 करोड़ की सेल और 6500 करोड़ की वैल्यूएशन तक ले गए हैं। और अब इसको 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाने का टारगेट है। तो कैसे बनाई थी इन्होंने विशाल मेगा मार्ट? कहां से आया था आइडिया? क्यों इनको बेचना पड़ा? और कैसे दोबारा शुरुआत हुई V2 रिटेल की? और V2 रिटेल अभी क्या कर रही है? कैसे हायरिंग करते हैं, कैसे एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं, कैसे खुद को प्रोडक्टिव रखते हैं, कैसे बिजनेस को स्केल करते हैं, क्या देखा जाता है रिटेल इंडस्ट्री में, हम सब जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। वेलकम रामचंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, आपने 1000 करोड़ या 2000 करोड़ से ऊपर के बिजनेस एक बार नहीं 2 बार बनाए हैं और आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। मतलब सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर में भी एक बार बिजनेस बिल्ड करने में जान लग जाती है, आपने फर्स्ट जनरेशन में 2 बार बना दिया। तो एक बार आपके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा, कि शुरुआती स्ट्रगल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की कहानी सुनने में हमेशा मजा आता है, तो आदमी को इंस्पिरेशन मिलती है कि यार कुछ ना होके इतना कुछ कर दिया। प्लीज। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंसान को कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चाहे वो किसी भी फैमिली में, गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, चाहे वो एक पाँव की मेरी डिफिशियंसी से मेरा जन्म हुआ, तो भी मेरे ख्याल से हर समय उसको ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने उसको इतनी ताकत दी है कि वो कहीं से भी कहीं पे भी पहुंच सकता है। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरा जन्म कलकत्ता में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, जहाँ की हर समय घर खर्चे का प्रॉब्लम रहता था। बचपन में मेरे को 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया था और वो पोलियो का उस समय इतना फैशन नहीं था, तो डॉक्टर ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए।
मेरे भाई को टीवी मेनिंजाइटिस हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि ये टीवी मेनिंजाइटिस का ही केस है, तो उन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया, जिसके कारण मेरा एक पाँव मेरा हर समय के लिए मैं फिर क्रचेज के सहारे चलने लगा और फिर स्कूल में पढ़ना चालू किया। तो शुरू से मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि बचपन से ही मेरे को कभी लगा नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी है। शुरू से ही हर बच्चों के साथ खेलना, उन बच्चों का लीडर मालूम नहीं ये डीएनए से होता है या इसमें कि डीएनए कितना काम करता है और एक्सटर्नल माहौल कितना काम करता है, लेकिन शुरू से ही लीडरशिप का था। तो मेरे को याद है जब मैं 8-9 में विट्ठल विद्यालय में पढ़ता था, तो उस समय वहाँ पे वो लोग जल्दी छुट्टी कर देते थे। हाँ, लोड शेडिंग होता था, लोड शेडिंग होते ही बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि भैया ऐसे छुट्टी करने से हमारी पढ़ाई तो डेली नुकसान हो रही है। तो मैंने सारे क्लास के बच्चों को इकट्ठा किया, उनके मॉनिटर्स को इकट्ठा किया और फिर हम लोगों ने एक दिन स्कूल में स्ट्राइक की कि भैया ऐसे नहीं चलेगा। तो 8-9 में जो बच्चा वहाँ सबको इकट्ठा करके, तो वो एक उदाहरण है लीडरशिप का। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप में 2 ही बात है कि अपने हेजिटेट करते हैं जीवन में, हेजिटेशन और फियर, ये दोनों चीज निकलने से लीडरशिप धीरे धीरे कैसे लोगों को मोटिवेट करके एक कॉमन कॉज के तरफ अपने अग्रसर कर सकते हैं, दैट इज लीडरशिप। तो मेरे अंदर शुरू से ही लीडरशिप थी। हम लोग क्रिकेट में धर्मतला में क्रिकेट खेलने जाते थे, छत पे पतंग उड़ाते थे, तो हर चीज में मैं चैंपियन था। मेरे को याद है मैं क्रिकेट में बैटिंग करता था, बॉलिंग करता था और बॉलिंग खड़े खड़े थ्रो बॉल करता था और बैटिंग में बैटिंग करता था, मेरे बदले में कोई दूसरा लड़का दौड़ता था तो दौड़ के रन लेता था और मैं क्रिकेट का कैप्टन था। तो यहाँ पूरा बताने का मतलब यही है कि भाई कभी भी आपके अंदर कोई डिफिशियंसी है या आप गरीब गरीब परिवार से पैदा हुए उसका रिलेशन आपका जीवन पे नहीं आना चाहिए। वो आपको ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हो। सर ये पूरा डिफरेंस सोच का ही डिफरेंस है। देखो एकदम आदमी छोटे सी चीज को भी बड़ी चीज मान के बैठ जाता है हाँ। और आपने इतनी बड़ी चीज को छोटी सी चीज मान के एकदम किया। सबसे पहले कमाई के लिए क्या किया और किस उम्र में किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी शायद मेरे को याद है जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे और मेरी उम्र होगी करीब उस समय समझ लीजिए 15 साल करीब। तो 15 साल मेरे दिमाग में आया कि यहाँ इतने बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं, तो मैंने एक अपने किसी जानकार को बोला कि तू एक काम कर, मूढ़ी और उसके साथ प्याज और वो सब का एक डाला लगा के सारे बच्चों में, और मूढ़ी इतने रुपए की मूढ़ी बेचना चालू कर और जो कमाई होगी उसमें थोड़ी तू रखना और थोड़ी मेरे को देना। तो उस एज में ये एक अलग ही अनुभव था। एंटरप्रेन्योरशिप चालू हुई थी, एंटरप्रेन्योरशिप चालू हो गई कि भैया ये अपने को उसी एज में वो मूढ़ी का डाला मैंने वहां, जो सारे मेरे ख्याल से 10,000 बच्चे खेलते होंगे वहां पे, तो मूढ़ी बेचना वहां पे। तो वहां एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप चालू हुई और उसके बाद फिर बिजनेस अच्छा चलता नहीं था। तो मैंने बोला कि ठीक है, दोनों भाई एक छोटी सी दुकान में बैठते थे मेरे, तो मैंने पापा को बोला कि मैं दुकान में नहीं बैठूंगा, मैं और कुछ करूंगा। आपकी दुकान थी पहले? हाँ, कपड़े की फैब्रिक की दुकान थी। हाँ, तो और उसमें घर खर्चा चलता नहीं था। पापा, चाचा और मेरे दोनों ब्रदर वहां दुकान में बैठते थे। मैं बोला इसमें कोई वैल्यू एडिशन होगा नहीं, तो मैंने बोला मैं नौकरी करूंगा। तो मैं 1983 की बात है, 83 या 84 की बात होगी, मैंने एक रोलिंग शटर कंपनी थी, पापा के फ्रेंड थे, उसकी रोलिंग शटर कंपनी में रानी सती मेटल इंडस्ट्री नाम था, उसमें मैंने जॉब चालू किया और वो लोग मेरे को 300 रुपए महीने देते थे। तो वहां से मैंने अपनी लाइफ का पहला इनकम चालू किया और फिर धीरे धीरे 1 साल नौकरी करने के बाद लगा कि भाई सपने पूरे होंगे नहीं नौकरी से। तो फिर मैंने, और उस समय मेरे दिमाग में रहता था कि भाई मैं देश की सेवा में अपना जीवन लगाऊंगा। मेरा शुरू से ही रिवोल्यूशनरी बनने का था कि भाई, है ना। तो क्रांति आपने दिखा दी थी 15 साल की उम्र में वैसे ही स्कूल में बच्चों को इकट्ठा। तो वो दिमाग में हमेशा रहता था कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस समय तो ये लगता था बस कि देश की सेवा कैसे किया जाए। तो ये था कि भाई कुछ पैसा 300 रुपया 500 रुपया की नौकरी मिल जाए, घर खर्चा चलता रहे और बाकी अपना जीवन देश के लिए लगाएंगे। फिर लगा कि भैया मैं देश के लिए लगाने के लिए मेरे को पहले कुछ अपना खुद कुछ बनना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो अब बिजनेस चालू करते हैं। तो एक छोटी सी 9 लाल बाजार में 50 स्क्वायर फीट की दुकान, शटर बंद था, तो मेरे को पसंद आई। मैं बोला यहाँ दुकान कर सकते हैं। तो मैं उसके मालिक के पास पहुंच गया। मालिक देखा ये छोटा सा लड़का है, हाँ, तो इसको कैसे मैंने, तो फिर मैंने रेफरेंस वगैरह दिलवाया, उनको कन्विंस किया कि हम लोग अच्छे लोग हैं, आपका भाड़ा वगैरह देंगे। तो फिर वो दुकान मैंने वहां भाड़े पे चालू की। तो शुरू में वहां पे 3-4 बिजनेसेस मैंने ट्राई किए। वहां पे वो पूरा ऑफिस एरिया था, तो बगल में जीरोक्स वगैरह का मशीन वगैरह का काम होता था। उस समय ऑफिस में जीरोक्स मशीन नहीं लगती थी, तो फिर जीरोक्स मशीन मैंने लगाई
देखा बहुत अच्छा नहीं चला जीरोक्स मशीन वाला धंधा। फिर मैंने वहां पे कोको कोला और कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का ट्राई किया। मेरे को याद है घर से छोटा सा फ्रीज था, ले गए घर से फ्रीज कि भैया इसी अभी फ्रिज का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसी में घर का फ्रिज में लिटरली घर का फ्रिज ले जाके और मैंने वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचने का ट्राई किया। तो उसमें भी बहुत ज्यादा चला नहीं। फिर लास्ट में उस समय दिमाग में आया कि फैब्रिक से लोग धीरे धीरे रेडीमेड गारमेंट खरीदना चालू कर दिए थे। तो मेरे को लगा ये अभी चेंजिंग है बिजनेस, इसमें क्लिक कर सकता है। तो मैंने वहां से फिर गारमेंट का बिजनेस चालू किया, उसी दुकान से 50 उसी 50 स्क्वायर फीट की दुकान से। और इतनी हिम्मत, और शुरू से आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगा कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क बिना आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते हो। तो मेरे को याद है कि मैं छोटी सी 50 स्क्वायर फीट की दुकान और बड़ी बड़ी कंपनी का 4000 पीस जीन्स, मेरी अगर डेली की 4 पीस की सेल है और मैं 4000 पीस का जीन्स का सौदा करके और बॉम्बे से ले आया जीन्स। और गोडाउन मेरे पास था नहीं, गोडाउन का इन्वेस्टमेंट नहीं था, गोडाउन का भाड़ा नहीं था, घर में जहां सोते थे वो रूम में लाके जीन्स भर दिया। हाँ, और डेली जेली जैसे एकदम सस्ते में बेचना चालू किया। और सस्ता मैंने रिटेल का सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है कि सस्ते में अगर बढ़िया माल मिलता है लोग लूट के लेते हैं। तो बिकने लग गया, उसको होलसेल करने लग गया। जगह जगह दुकानों में जाके बोला कि भैया ये देखिए ये जीन्स आप रखिए। दुकानों में मेरे को याद है इस शर्त पे दिया मैंने कि भैया तुम रखो, नहीं बिकेगा मेरे को वापस दे देना, इस शर्त पे मैंने दुकानों में माल दिया। और वो क्लिक किया तो कैसे मेरे को याद है एक एक पैसा जोड़ के। हाँ, और उस समय भी यही रहता था कि भैया पैसा, मैंने मेरे ख्याल से जीवन में एक बैलेंस करना चाहिए कि भैया आजकल तो लोग 1 रुपया आता है उसके पहले 1 रुपया 10 पैसा कैसे खर्चा करें, वो दिमाग में मेरे था कि नहीं, अगर बड़ा बनना है हाँ तो सेविंग करो। तो आपको बहुत अच्छा कैलकुलेशन करना चाहिए कि भैया आपका 1 रुपया है तो आप 80 पैसा खर्चा करें, 20 पैसा सेव करें। तो मेरा सेविंग का शुरू से था। तो मेरे को याद है मैं डायरी लिखता था, 17 साल की एज से डायरी लिखता था। जो भी पैसा इकट्ठे होते थे मैं हर 3 महीनों में लिखता था कि भैया मेरा अब इतना पैसा हो गया, मेरा इतना पैसा हो गया। अब धीरे धीरे वो पैसे इकट्ठे होने लगे। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो वो तो धीरे धीरे घड़ा भरता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आप धीरे धीरे जमा करते हो, आप सेविंग करते हो, उससे और पैसा जनरेट होता है। तो सर आपने जो अपना पहला मार्ट खोला उसका नाम विशाल मेगा मार्ट रखा, कोई विशेष कहानी विशाल नाम रखने के पीछे? विशाल समझ लीजिए, विशाल का मतलब थोड़ा बिग ड्रीम, बड़ा ड्रीम। तो विशाल, और विशाल मेरे एक भांजे का भी नाम था। अच्छा। तो विशाल नाम रखे। और बिग का शुरू से ही सपना था कि जो करना है बहुत बड़ा करना है, विशाल करना है। तो यहाँ आप जब हिस्ट्री पूछ रहे हैं तो हिस्ट्री के 3-4 इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा जो बड़े अच्छे इंसिडेंट है। जहां मैं रहता था वहां समझ लीजिए 2 फ्लोर का पुरानी सी बिल्डिंग थी और पानी कॉर्पोरेशन का पीने का नीचे आता था, नहाने का पीने का पानी सब नीचे आता था कॉर्पोरेशन का। तो और उसमें महिलाएं बच्चे बेचारे बाल्टी में भर के, और वो 40 मैंने 100 सीढ़ियां होगी, 50 फीट का 2 बड़ा फ्लोर का हाइट था। तो 50 फीट में वो लोग ऊपर आके, और वो टॉयलेट गंदे रहते थे क्योंकि पानी की कमी रहती थी। कौन पानी गिराए टॉयलेट में, टॉयलेट एकदम गंदा। हाँ, तो मेरे अंदर शुरू से ऐसा लीडरशिप था, मैंने ठान लिया था कि भैया ये पानी मैं ऊपर लेके आऊंगा। वो जैसे स्वदेश पिक्चर में, या वो जैसे वो एक गांव में पानी लेके आता है, वैसे मैंने एक प्रण ले लिया था। और वो मेरे लिए इतना अच्छा उदाहरण साबित हुआ कि मैंने सबके पैसे इकट्ठे करने चालू किए कि भैया यहाँ नीचे में एक पानी का टैंक बनाएंगे और मोटर लगाएंगे, मोटर से पानी ऊपर टैंक में जाएगा और ऊपर टैंक से डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से सबके घरों में पानी पहुंचेगा। हाँ, और मैंने पैसे इकट्ठे करने चालू किए। गरीब लोग थे सारे। हाँ, कोई बोला ये पैसा मेरे पास है नहीं, कोई बोलता है ये पैसा डूब जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है ये प्रोजेक्ट। तो जैसे तैसे मैंने कुछ घर के पैसे लगाए। मेरे को याद है मेरे घर वाले बोलते थे कि यार तू क्या ये सब लगा हुआ है, ये सब काम में फालतू का, तू अपने काम का काम कर। लेकिन मेरे अंदर कन्विक्शन था कि यस, मैंने सोच लिया ये सही है तो ये करना है और करना है। डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम, नीचे कुछ गुंडे इकट्ठे हो गए कि यहाँ पे आपको टैंक नहीं बनाने देंगे, ये जगह घेर रखी थी उन्होंने, तो उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ, और अंत में मैंने पूरी हासिल करके, मेरे को वो इतना बड़ा मेरे में विश्वास पैदा कर दिया वो इंसिडेंट, कि वो एक समझ लीजिए एक क्रांति था। एक गरीब 20-25 परिवार रहते थे और उनके घर में पानी पहुंच गया। हाँ, और वो लोग फिर हैप्पी रहने लगे, उनको पानी नीचे से टानना नहीं पड़ता था, उनके लिए वो सपना था। और उससे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिला कि जिसमें हाथ देंगे और जिसमें सिंसियरिटी से काम करेंगे उसमें सक्सेस हासिल होगा। मैंने बहुत सारी केस स्टडीज वगैरह की, स्पेशली जो कहा ना कि कुछ ये वैल्यूज हैं,
पैसे बचाना, धीरे धीरे चालू करना, रिस्क लेना, घबराना नहीं। जैसे 50 स्क्वायर फुट की दुकान से आपने चीज चालू करी, एक बिजनेस में गड़बड़ हो गई, नहीं चला फोटोकॉपी का, हार नहीं मानी, दूसरा हार नहीं मानी, तीसरा हार नहीं मानी, फिर रिस्क ले लिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अपने कहते हैं ना कि अपन अग्रवाल में या बनियों में कुछ विशेष चीज होती है, क्योंकि ये ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ये कुछ अलग ही चीज है। ये रिस्क लेने का जो माइंडसेट इनका होता है, या जो सेविंग का जो माइंडसेट अपना होता है, या जो कहता है कि फेल होने के बाद भी दोबारा खड़े होने का जो जज्बा होता है, ये कुछ स्पेशल है क्या, अलग है क्या? इसकी कहानी कुछ बताओ। देखिए, हर इंसान का व्यक्तित्व दो चीज से बनता है। एक तो उसके डीएनए से, जो कि हो सकता है अग्रवाल फैमिली, या अपने ज्यूस के बारे में सुनते हैं कि उनका डीएनए में बिजनेस का बहुत एक्यूमेन होता है। तो अगर बनिया फैमिली या अग्रवाल फैमिली डीएनए होता है। लेकिन मैं जरा सा भी किसी को निराश नहीं करना चाहूंगा कि खाली ये अग्रवाल फैमिली का ही बपौती है। ये मैं बोलना चाहूंगा कि हर समय किसी की भी पर्सनैलिटी बनती है, तो एक होता है डीएनए और एक होता है एक्सटर्नल माहौल और एक होता है उसकी कोशिश। हाँ, तो मेरे ख्याल से तो मैं अभी भी ये तीनों का मानता combo हूँ था। तीन, हाँ, तो कोशिश का एक बहुत बड़ा रोल है, एक्सटर्नल और डीएनए तो था ही अग्रवाल का। तो हो सकता है तीनों चीज काम करके। और ये एक वैल्यूज है कि भाई बिजनेस आगे कैसे बनेगा, बोले बिजनेस रिस्क से आगे बढ़ेगा, फेलियर से आगे बढ़ेगा, और ये दोनों चीज से दुनिया घबरा जाती है। हाँ, और हम नहीं घबराते, तो एकदम जो नहीं एकदम घबराता वो इसमें जीत एक जाता है। बहुत बड़ा शब्द है परसिस्टेंस। तो Persistence। आप लगे रहो। हाँ, कब तक प्रकृति आपका साथ नहीं देगी, लास्ट में वो भी हार मान के बोलेगी कि भैया अरे बता मान तेरी नहीं रहा, रजा क्या है। देना हाँ। पड़ेगा इसका। मेरे को याद है कि इसमें मैं बोलना चाहूंगा, मालूम नहीं आजकल के बिजनेस में इतनी मेहनत चाहिए भी कि नहीं चाहिए। मैंने शनिवार को खटना, रविवार को खटना। हाँ, मैंने मैं सेल लगाने लग गया था। फिर ये दुकान अच्छी चलने लगी थी, इतनी छोटी दुकान। मेरे ख्याल से मैंने इस छोटी दुकान में एक दिन में, मेरे को याद है 1 लाख का सेल मैंने किया था। उस दिन मैं घर में रसगुल्ले की हंडी लेके आया था कि एक छोटी 50 स्क्वायर फीट की दुकान में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि पूजा के टाइम में 1 लाख का सेल करना। वो भी आप हासिल कर सकते हो। और फंडा एक ही था कि सस्ते में माल खरीदना। सस्ते में हाँ, बढ़िया, और बढ़िया। फैशन की पकड़ थी और कन्विक्शन था अपने, जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो खरीदा और खरीद के उसको सस्ते में बेचना। हाँ, खुद सेल्समैनशिप करता था। वहां पे पाँव नहीं था तो काउंटर के ऊपर बैठ जाता था और बैठ के जिसको दोस्त बनाना, सबको एंटरटेन करना, हाय हेलो करना। तो मैंने वो 50 स्क्वायर फीट की दुकान से अभी तक मेरे कस्टमर मिलते हैं कि आप वही है ना जो वहां 50 स्क्वायर फीट में मैं आपसे जीन्स लिया था, मैं आपसे टी शर्ट लिया था। और उसमें मैंने 1 करोड़ की सेल की थी वो 50 स्क्वायर फीट की दुकान से 1 साल में। क्या बात है। मैंने, आप पर स्क्वायर फीट निकालेंगे तो वर्ल्ड में कोई भी रिटेलर मेरे ख्याल से अभी वो 50 स्क्वायर फीट की दुकान से 1 करोड़ का सेल नहीं कर सकता है। और सर फिर वहां से तो आगे वहां से फिर मैं बताऊंगा कि चाहत थी कि भैया स्पीड में आगे बढ़ना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैं गोकुलदास की सेल लगी हुई थी, तो एक्सपोर्ट करते थे गोकुलदास एक्सपोर्ट वाले। तो उन्होंने जो सरप्लस का माल है उसकी सेल लगाते थे वो। तो मैं एक सेल में गया, मैं तो जो देखता था मेरे दिमाग में आ जाता था कि अभी भी मैं बोलता हूँ मैं मर्चेंट ऑफ ड्रीम हूँ। मेरे को तो लगता है ये मैं कर लूं, जो अच्छी चीज दुनिया में दिखती है लगता है मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो मैं देखा, मैंने बोला आप अपने भी सेल लगाते हैं। तो फिर मेरे पास माल का पकड़ था ही। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों का माल लॉट में लेके सस्ते में, जो उनका बिकता नहीं था या उनकी डिजाइन पुरानी हो जाती थी या थोड़ा बहुत डिफेक्ट रहता था, वो माल मैंने लॉट में खरीद के और एग्जीबिशन कम सेल लगाने लग गया। वहां पूजा के टाइम में, जब चैत्रों के टाइम में वहां पे कस्टमर ज्यादा होते हैं, तो मैंने दोनों टाइम में एग्जीबिशन कम सेल लगाने लग गया। मैंने इतनी भीड़ लगने लग गई और वहां पे भी बड़ा अच्छा सेल चलने लग गया। और उस समय भी मेरे को ध्यान है कि यहाँ पे एक उदाहरण है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उस समय भी ध्यान है कि बच्चों को अगर दूसरे सेल वाले 80 रुपया पर डे देते थे, तो मैं उनको 30-40 रुपया एक्स्ट्रा देता था पर डे का, कि भाई कैसे वो लोग खुश रहे और बेचने में दिमाग लगाए। तो और उस समय भी मेरे साथ जो लोग थे, मेरे को याद है हर 3 महीने में, 4 महीने में, हाँ, किसी को 10,000, किसी को 50,000, कि भैया ये 3 महीना कमाई अच्छी हुई है, ये ले 50,000 तू पकड़, ये 3 महीना अच्छी कमाई है, ये 20,000 रुपया तुम पकड़। तो लोग इतने हैप्पी रहते थे कि भाई हाँ लगे रहेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग का और concept प्रॉफिट शेयरिंग का पहले कंसेप्ट था। मैंने सबसे जरूरी है। आप सोचोगे सारा धन मैं लपेट लूं तो कुछ नहीं कर पाओगे। टीम को अगर मोटिवेटेड रखना है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सेल मेरी बहुत अच्छी चलने लग गई और उससे मेरी कमाई होने लगी। फिर वो जो खाता में लिखे रहते उसमें और पैसे जमा होने लग गए। तो फिर सबसे बड़ा ब्रेक मेरे को मिला कि जब मैं एक दिन जा रहा था तो एक बड़ी सेल लगी हुई थी, धर्मतला बोल के, इंडिया का बेस्ट मार्केट है, रिटेल मार्केट। वहां पे एक टाइगर सिनेमा हॉल था।
हाँ, वहाँ पे देखा कि सेल लगी हुई है, तो एक बड़े ब्रांड की सेल लगी हुई थी, मैं देखा भीड़ लगी हुई है। मैं बोला ये जगह अपने को चाहिए। तो और वो एक मैं इसी में बोलूँगा कि हेजिटेट कभी नहीं करना चाहिए। वो मेरे लिए माने एक समझ लीजिए एक छोटे आदमी के लिए बहुत बड़ा ड्रीम को चेज़ करने के लिए प्रैक्टिकली लग जाना। तो मैं हाथों हाथ गाड़ी घुमाया और घुमा के और उस जो मकान मालिक था उस सेल का, हाँ। हाँ, उसके बाद पहुँच गया। वो टाइगर सिनेमा हॉल का जो जॉन मोंटो साहब थे उसके ओनर। मैं पहुँच गया, मैं बोला ये जगह मेरे को भाड़े में चाहिए। और आप समझिए मैं उस समय हो सकता है कि मैं जो भी भाड़ा उस समय बहुत अधिक ही भाड़ा था, शायद उसका अच्छा खासा भाड़ा था। तो वो सपना भी में कोई नहीं सोच सकता कि इतने भाड़े की दुकान ले लें, लेकिन मैंने हिम्मत किया। मैंने बोला नहीं ये दुकान मेरे को लेनी है। और फिर 1996 में उस दुकान की मैंने ओपनिंग की और सुपर डुपर हिट हो गई वो दुकान, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा था और वो दुकान की लोकेशन बहुत अच्छी थी और पब्लिक पहले ओपनिंग दिन से ही वो दुकान सुपर डुपर हिट हो गई। तो टाइगर सिनेमा हॉल था वो पहले? टाइगर सिनेमा हॉल था और सिनेमा उन्होंने हॉल को सिनेमा हॉल convert कर बंद करके कन्वर्ट कर दिया था दुकान में, अच्छा। एग्जीबिशन लगाने में। फिर मैंने वो दुकान खोल दी वहां पे। अच्छा, वो उनके कभी-कभी एग्जीबिशन लगती थी, कभी कभी आपका एग्जीबिशन लगती थी। मैंने बोला ये जगह परमानेंट मेरे को 30 दिन चाहिए अपने को। 30 दिन अपन चाहिए 30 दिन एग्जीबिशन और लगाएंगे। इतने बड़े भाड़े में मैंने 30 दिन के लिए वो जगह ले ली। और मेरे ख्याल से इतना भाड़ा उस समय मेरे कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं दे दूंगा, लेकिन रिस्क लिया। और जब आपका मेरे ख्याल से आप रिस्क लेते हो और हिम्मत करते हो और एक कन्विक्शन रहता है तो शायद कायनात भी आपका साथ देती है। तो साथ दिया, पहले दिन से दुकान बहुत अच्छी चलने लग गई। और फिर वहीं पे वही नियत कि भैया जो दोस्त यार मेरे आसपास के जितने लोग थे सबको मैं ऑफर करने लग गया कि मेरे साथ आ जा। हाँ, इस अपॉर्चुनिटी में तो और वो लोग जुड़े। मेरा सबसे फास्ट फ्रेंड मेरे साथ जुड़ गया। मेरे ब्रदर को मैंने मेरे साथ जोड़ लिया और कितने मेरे साथी थे जिनको मैंने अपने बिजनेस में जोड़ लिया। और फिर उनको वही बात कि भैया प्रॉफिट होती थी, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते थे, उनको भी मेरा भी प्रॉफिट बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे दुकानों का चेन बनाने लग गया मैं और कलकत्ते में 5 दुकान खोल लिया। फिर अचानक एक बार मैं वहां पे बॉम्बे में वाटर पार्क खुला बॉम्बे में। तो मैंने वहाँ वो जी न्यूज वालों का वाटर पार्क खुला था। तो मैंने देखा अरे ये, मैं तो फिर वही बोला मेरा तो ड्रीम जग जाता कोई भी अच्छी चीज देखने से। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर मैं एक बार उसी समय बैंकॉक और हांगकांग भी गया था। वहां पे डॉल्फिन शो हो रहा था वाटर पार्क के साथ। तो मैं बोला ये डॉल्फिन शो और ये वाटर पार्क वगैरह अपने को इंडिया में भी लाना चाहिए। अब इतनी बुद्धि थी नहीं कि भैया अभी ये अपना रिटेल का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों बीच में वाटर पार्क में घुसना है। जैसे एक आम बुद्धि होता है, मैं वाटर पार्क में घुस गया। वाटर पार्क भी सुपर डुपर हिट हो गया, पहला कंसेप्ट था हिंदुस्तान वो वहां का ईस्ट इंडिया का। लेकिन डॉल्फिन वगैरह नहीं ला पाया क्योंकि यहाँ लगा कि भैया ये एनिमल वाले, एनवायरनमेंट वगैरह हाँ वेलफेयर वाले कुछ प्रॉब्लम वगैरह। तो वाटर पार्क मैंने चालू किया, वाटर पार्क अच्छा हिट हुआ। लेकिन अगर वो वाटर पार्क बीच में नहीं करता तो हो सकता है अभी रिटेल का और ज्यादा मेरा ग्रोथ होता। लेकिन मैंने वाटर पार्क किया और फिर सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम वहां चालू हुआ कि जब मेरा वहां यूनियन प्रॉब्लम हो गया 2000 में। तो यूनियन प्रॉब्लम होने से मेरी सारी दुकानों में प्रॉब्लम हो गई। क्या यूनियन प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या हुआ? किसी लीडर ने बच्चों को भड़का दिया कि भैया ये इतनी अच्छी दुकान चलती है, आप और पैसा डिमांड करो और ये डिमांड करो वो डिमांड करो। तो यूनियन प्रॉब्लम होने के कारण मेरी सारी दुकानें वहां बंद हो गई। हाँ, तो करीब करीब 7 महीना 8 महीना मैंने बहुत। कितनी दुकानें थी उस समय? उस समय कलकत्ते में 5 दुकान थी मेरी। ओके। हाँ, गरियाहट में थी, धर्मतल्ले में थी, टॉप चलता था मेरा कलकत्ता में। समझ लीजिए कलकत्ता में मेरी दुकान में लाइन लगती थी और बगल में एक श्री लेदर बोल के जूते की दुकान थी। तो हम लोग को याद है पूजा के टाइम में हम लोग सिक्योरिटी को डंडा देके खड़ा कर देते तो लाइन लगवा के एक आदमी को दुकान में अंदर घुसाते थे। तो इतना नाम हो गया था। तो फिर यूनियन प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पे एक और बात बताऊंगा कि यूनियन प्रॉब्लम होने के बाद भी मेरे को कोई मैंने लगा नहीं। मैंने ओवरनाइट, मेरे को हमेशा है कि मैं जहां रहूंगा इस जो खोपड़ी दिया है मैं अपना वापस से कुछ कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सारा 5 दुकान छोड़ दिया मैंने और छोड़ के और दिल्ली आ गया। उस समय शायद कलकत्ता में यूनियन की प्रॉब्लम नॉर्मली ज्यादा रहती है क्योंकि लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी। हाँ, तो यूनियन बाजी थोड़ा चलता था उस समय। तो वो प्रॉब्लम होने के कारण मैंने छोड़ के, और वो भी एक बहुत बड़ा मेरे पास बहुत, मैंने इतना बिजनेस बढ़ा लिया था तो बाजार से कर्ज भी लिया हुआ था। तो बाजार से कर्ज वाले डर गए कि भैया अभी ये तो यहाँ से कहाँ चला गया। फिर मैंने यहाँ आके एक का पैसा चुकाया। और उस समय वैल्यू रिटेल दिल्ली में था नहीं। दिल्ली में सब अच्छे मार्जिन में काम करते थे, हम लोग कम मार्जिन में काम करते थे। मैंने पहली दुकान 2001 में रजौरी गार्डन में की और वो मेरी फिर सुपर डुपर हिट हो गई।
अब तक जो कर रहे थे उस पे सब चीज में भगवान का आशीर्वाद मिल ही हाँ, रहा था, मेहनत डिबेकल जो मेरा थी वही आपकी। हुआ, यूनियन प्रॉब्लम होने के कारण वो मैं पैसा चुका नहीं पाया, तो सबको यही बोला। वाटर पार्क भी चलता रहा या वाटर बंद पार्क किया? चल रहा था उस समय, अच्छा। वाटर पार्क चल रहा था, तो मैंने बोला सबका पैसा चुकेगा। फिर यहाँ आने से वापस मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, तो एक एक पैसा चुकाया, और वो 6-8 महीने मेरे बहुत खराब गए। हाँ, दिन रात नेताओं से मिलना, ये हाँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो, कभी किसी से मिलना, कभी किसी से मिलना, लेकिन कोई भी कारण से वो कंट्रोल में आया नहीं, तो मेरे को वहां पे छोड़ना पड़ा फिर। और सर- देखिए इसमें यहाँ एक और रहस्य की बात है कि इंसान सोचता है कि भैया ये गलत हुआ, लेकिन वो मेरे लिए सबसे अच्छा कदम हुआ कि मैं कलकत्ता छोड़ के और यहाँ दिल्ली नहीं तो आया। कलकत्ता रहते तो इतनी ग्रोथ नहीं हाँ, होती, हो क्या सकता पता। है इतना ग्रोथ नहीं होता, और दिल्ली आने के कारण मेरा ग्रोथ और 3 गुना हुआ, यहाँ और दुकानें खोलने लग गए, चेन बनाने लग गए। और यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हिंदुस्तान में जो ये चेन ऑफ स्टोर्स लाने वालों में मैं था। मैंने उस समय, आपको याद है, मैंने उस समय अल्फा वगैरह का प्रॉब्लम चलता था, उस समय मैंने जाके गुवाहाटी में दुकान खोल दी। हाँ, जो कि बहुत अच्छी चली। मैंने भुवनेश्वर में दुकान खोल दी, धीरे-धीरे चेन स्टोर मैंने एस्टेब्लिश करने लग गया। चेन स्टोर से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कि आज के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का युवा बिजनेस चालू करने से पहले बोलता है कि यार बिजनेस तो चालू करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, फंडिंग कहाँ है, कोई इन्वेस्टर मिल जाए जो मेरी कंपनी में फंड डाल दे। अब उस समय जब आपने चीजें चालू की, कौन सा तो इन्वेस्टर, कौन सी फंडिंग, कौन सा स्टार्टअप, हर चीज तो खुद की पैसे से, खुद की सेविंग से, खुद की उधारी से चालू। तो जो आज की रेट में युवा कहता है कि यार जब तक इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, फंडिंग नहीं मिलेगी, मैं चालू नहीं करूंगा, उसको आप एक मैसेज अच्छा सा दो ताकि आपकी कहानी से, उस आपकी कहानी से सीखे कि यार ऐसे, अच्छा वो तो ना ऐसा होता था, अगर ऐसा तो उस समय होता था, अब थोड़ी होता है। तो उसको एक बार आप चीज बताओ कि अरे बिना फंडिंग के भी चीजें चलती है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं कि उस समय तो समझ लीजिए इतना फंडिंग वगैरह का और स्टार्टअप का और इतने सारे जो स्टार्टअप को फंड देने वाले और ये सब था नहीं। फिर भी आप अगर सेविंग करते हो और आप प्रूव कर देते हो मार्केट में, हाँ, कि आप ईमानदार आदमी हो, तो आपके लिए लाइन लगा के दुनिया खड़ी हो जाती है देने के लिए। अभी तो मतलब मेरे ख्याल से इतना इकोसिस्टम अच्छा बन गया है कि आप कोई भी अगर अच्छा आइडिया लेके आते हो, तो जितना दरकार आपको फंड का है, उतना ही दरकार फंड वालों को भी है कि भैया फंड वालों अच्छा को अच्छा अच्छा बिजनेस मॉडल कैसे बने, बिजनेस मॉडल कैसे मिले, परफेक्ट। जिससे कि हम उसमें लगाएं। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया आप ईमानदार हो, आप उनका पैसा डुबाओगे नहीं, और आपके पास एक अच्छा फिजिबल आइडिया है। तो यहाँ अगर किसी के पास भी छोटा कैपिटल भी है, तो हर चीज में अपने को देखना चाहिए कि भैया कोई कोई बिजनेस होता है जो बड़े से ही चालू हो सकता है, और कोई कोई बिजनेस होता है जो छोटे से भी चालू हो सकता है। आप छोटे से दुकान से compete कर सकते हो, छोटी सी दुकान से आप छोटा सा 50 मशीन का एक कारखाना डाल के अगर उसको इफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हो, 25 मशीन का एक गारमेंट का कारखाना डाल सकते हो। आप एक छोटा सा खेत में, अभी मॉडर्न जो खेती हो रही है, आप छोटा सा खेत लेके अगर उसमें इन्वेस्ट करके आप मॉडर्न खेती करो, स्टार्ट स्मॉल। तो हाँ, छोटा सा से स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसमें सेविंग करो और उसमें वैल्यू क्रिएट करो। वैल्यू क्रिएट करो, वो किसी को भी इन्वेस्टर को, मैं उस समय जब काम करता था तो ROI 100% होता था। किसी इन्वेस्टर के लिए तो आजकल 20% भी ROI निकल जाएगा, बड़ी बात। तो बड़ी बात है। वो आपका आपके ऊपर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ लगा देगा। आजकल तो नेगेटिव आरओआई चल रही है इन्वेस्टर की, तो भी वो लाइन लगा के बताइए कर रहा है। बताइए, तो वो मॉडल पे इन्वेस्ट करते हैं। और आप अगर पॉजिटिव ROI, और मैं मानता हूं कि मैं ये बात भी हर जगह बोलता हूं कि आज दुनिया की सबसे इफिशिएंट कंपनी भी है ना, तो ह्यूमन का स्वभाव है एरर करना, गलतियां करना। तो बड़ी से बड़ी कंपनियों में अभी भी मैं इतनी बड़ी बात करता हूँ, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन इतने गैप्स है, तो वो गैप अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर सोच लेगा कि मैं इस गैप को, हाँ, जितना और अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा, इस गैप को और कम कर पाऊंगा, तो वो उससे बड़ी कंपनी बना लेगा। तो कहीं सैचुरेशन तो है ही नहीं, अगर आपके अंदर दम है, हाँ, तो बस फिर तो। एक जो सर आपने कहा कि चेन पे चेन बनाते गए, उस समय चेन कोई बनाता नहीं था, यू आर द फर्स्ट जो कि चेन खोल रहे थे। कोई आदमी का एक स्टोर चल गया, वो उसी में खुश था, और आपने इतनी चेन्स खोले, तो एक तो वो आइडिया कहाँ से आया कि यार अपन एक पे नहीं रुकेंगे, अपन चेन खोलेंगे। और प्लस सेकंड, जब आप चेन खोलते थे उस समय मॉडल क्या रहता था, खुद की होती थी, फ्रेंचाइजी देते थे, क्या होता था? सब हम लोग भाड़े पे दुकान लेते थे और खुद की खोलते थे, खुद का ही माल। फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम नहीं, रेंट पे दुकान लेते थे, फ्रेंचाइजी पे नहीं कोई करते आइडिया थे। कैसे आया और कि उस ये समय करें? आइडिया ये है कि मैंने यूएस वगैरह में पढ़ता था बहुत, और बाहर घूमने भी जाता था, तो यूएस वगैरह में देखा था। मेरे को 2006 में एक आंसन यंग का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2006। हाँ, तो वो उसमें सब कोई बैठे थे, सारे बड़े बिजनेसमैन थे हिंदुस्तान के, बड़े बड़े लीडर्स थे। जैसे सैम वॉल्टन ने वहां किया है वॉलमार्ट, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाइपर मार्केट का चेन बनाऊंगा, जो हर समय रहता ही था।
हाँ, तो वो अवार्ड के टाइम में भी मैंने बोला, धीरे धीरे चेन बनाने लग गए। पहला हाइपर मार्केट खोला मैंने जो 2003 में यहाँ NH8 पे, जो सुपर डुपर हिट हुआ। फिर प्राइवेट इक्विटी आने लग गई, गजा कैपिटल ने प्राइवेट इक्विटी में मेरा इन्वेस्ट किया। तो धीरे धीरे जब आप बढ़ते हो तो आपको दूर का रास्ता नहीं दिखता है, जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हो तो दूसरा मुकाम का रास्ता दिखता है। अपने आप आपके पास लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले आने लग जाते हैं कि भाई हमारा पैसा लगाओ। हाँ, फिर प्राइवेट इक्विटी लगा के मैंने देखा, अरे कभी सोचा ही नहीं था इतना वैल्यू बन सकता है। हाँ, तो प्राइवेट इक्विटी वाला इतना वैल्यू दिया, फिर वैल्यू देख के प्राइवेट इक्विटी में मैंने शायद 20 करोड़ रुपए लिए थे प्राइवेट इक्विटी में। क्या वैल्यूएशन पे थे और किस समय लिए थे? पूरा याद नहीं है, लेकिन वही आईपीओ के 6 महीना या साल भर पहले लिया था। हाँ, और फिर आईपीओ किया। आईपीओ में मैंने शायद 380 रुपए में मैंने आईपीओ किया था, जिसके क्या वैल्यूएशन थी उस करीब 600-700 करोड़ के वैल्यूएशन में मैंने आईपीओ किया था। ठीक है। और आईपीओ होते ही मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ रुपए होगी। तो शुरू से ही एग्रेशन था ही। तो उस समय शायद नंबर 1 कंपनी होगी। उस समय किस रैंक पे रिटेल में बात कर? बहुत अच्छी कंपनियों में आने लगे थे, शायद हिंदुस्तान के टॉप 63 या टॉप 100 कंपनी में आने लग गई थी मेरी कंपनी। 2000 करोड़ का वैल्यूएशन अपनी इंडस्ट्री में तो शायद टॉप में थे। हाँ, और अपनी इंडस्ट्री में ये लोग थे अच्छे, जो बिग बाजार ग्रुप था वो अच्छा था। हाँ, टॉप 5 में तो थे ही। हाँ, उस समय आईपीओ करने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मुझे लगता नहीं उस समय बहुत ज्यादा आईपीओ हुआ करते थे। तो आइडिया कैसे आया कि उस समय कोई कर नहीं रहा है, तो आपने आइडिया कैसे आया? आईपीओ के टाइम का रिकॉर्डिंग होगा, उसमें सारे इन्वेस्टर को बुलाते हैं, रोड शो करते हैं। तो बॉम्बे मैंने रोड शो किया, मेरा रोड शो का रिकॉर्डिंग होगा। मैंने जो बातें बोली, बोलने में शुरू में उस्ताद था पूरा, जो बात बोली वो इन्वेस्टर बोले ये तो धीरू भाई अंबानी का दूसरा भाई आ गया है, ये धीरू भाई अंबानी से ही बड़ा एम्पायर खड़ा करेगा। तो और आईपीओ सुपर डुपर हिट हुआ, सपने बहुत बड़े थे। यहाँ पे एक कमी हुई कि सपने बड़े थे लेकिन एक्सपीरियंस कम था। हाँ, कोई गाइड नहीं था, तो बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन करने लग गए। हाँ, 2008 में लहमन ब्रदर्स वाला प्रॉब्लम आया और दुकानें इतनी खुल रही थी। मैं इधर मीटिंग करने जा रहा था, कभी हांगकांग, कभी यूएस इन्वेस्टर मीटिंग ये, और कंपनी में पूरी जो मैनेजमेंट के लोग थे वो पूरे परिपक्व नहीं थे, सिस्टम इन प्लेस नहीं थे। तो धीरे धीरे कंपनी का कंट्रोल खराब हुआ। खराब होने के कारण लॉसेस बनने लग गए। मतलब सेल डाउन हुई या क्या रीजन था? सेल भी डाउन थी, खर्चे बढ़ गए, 4 फैक्ट्रियां खुल गई। हाँ, दुनिया भर का अनकंट्रोल काम होने लग गया। तो फिर एक दिन दिमाग में आया कि अरे ये तो बड़ा 900 करोड़ का लोन था। फैक्ट्री खुल गई, इसका मतलब आप बनाने भी लग गए थे? फैक्ट्री मैंने गारमेंट बनाने लग गए। मैंने इतने एग्रेशन में थे कि भाई कुछ भी करेंगे और बस सब में सक्सेस हो जाएंगे। तो ये सब गलत कदम उठा, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। हाँ, और MIS इन प्लेस नहीं था, सिस्टम इन प्लेस नहीं था, तो लॉसेस होने लग गए। तो अचानक एक दिन फिर देखा, ये भी एक बिजनेस का बहुत बड़ा एक मेरा एक्सपीरियंस है कि देखते ही देखते मैंने जमीन पांव के नीचे से घसकने लग गई और लगा अरे बाबा बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो हाथों हाथ मैंने एक बहुत बड़ी ऑफिस ले ली थी वहां पे मानेसर में। हाँ, जो शायद उस समय 23-24 लाख रुपए का खर्चा था। एक दिन में दोपहर में बस डिसीजन लिया कि भैया बंद करना है, 1 घंटे में बंद। बोला, सबको फोन किया कि कल से भैया अभी बंद करके सारे कंप्यूटर पुरानी ऑफिस में ले जा रहे हैं। हाँ, जहां का खर्चा 2-3 लाख रुपया था। मैं बोला सारा उठाओ और कल से ये ऑफिस बंद, और दूसरे ऑफिस में शिफ्ट किए। वो ऑफिस का मालिक को जैसे तैसे समझा के और उसको छोड़े ऑफिस को। हाँ, और खर्चा कम किया और कंट्रोल में लेना चालू किया बिजनेस को। कि अब दिमाग सटक गया था कि भैया अब जमीन घसक गई पांव के नीचे से। तो फिर जब कंट्रोल लिया, ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फक्र के साथ कि कंट्रोल लिया, और वो पीरियड मेरा बहुत खराब था जो ये मेरी कंपनी में लॉसेस होने लग गए। हाँ, और एक्सपेंशन की वजह से बैंक वाले आ गए कि भैया हमारा पैसा वापस दो। उस समय भी मेरा जो सबसे ज्यादा साथ दिया स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वो मेरा जिमिंग करता था। मैं आके यहाँ, मेरी वाइफ मेरे को गीता पढ़ के सुनाती थी, मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता था, किताबें पढ़ता था अच्छी मैनेजमेंट की। हाँ, तो वो टाइम एक और बहुत मेरा खराब गया जीवन में। 2 टाइम मेरा खराब गया, एक यूनियन के टाइम में और एक ये जब लॉसेस होने लग गए। मेन कारण ये था कि आपने आईपीओ के बाद जो पैसा आया, 7-8 कारण में मैं अगर बताऊंगा तो आपकी टीम इन प्लेस नहीं थे, ठीक है, आपकी सिस्टम इन प्लेस नहीं था, आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, आपका MIS इन प्लेस नहीं था, आप बहुत एग्रेसिव चल रहे थे जिसका आपका पहले का रेल लाइन बिछा हुआ नहीं था, और आप इतना एग्रेसिव ड्राइव कर रहे थे। तो ये 5-6 बड़े कारणों के कारण
और कुछ आउटर रिसेशन भी आया। तो ये 6-7 कारण से एकदम से मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर कंट्रोल लिए, सारा खर्चों कंट्रोल में लिए। तो मेरे को याद है जिस समय मैं टीपीजी को दिया, मैंने कंपनी बेची, क्योंकि ये कंपनी मैंने वापस खड़ी कर ली थी। और लेकिन बैंक वालों का विश्वास कम हो गया था कि भाई अब ये कंपनी है ना चला नहीं पाएगा ये। तो उन्होंने बोला कि बेच दो कंपनी। तो उन्होंने क्या किया, जब पैसा सेल का जमा होता था बैंक में और क्रेडिटर को पेमेंट देना पड़ता था, तो उन्होंने रोकना चालू कर दिया वो पैसे को। अच्छा। तो अब मेरे को लगा अब ये नहीं मैं लड़ पाऊंगा, तो मैंने टीपीजी बोल के एक बाहर का टेक्सास पैसिफिक ग्रुप, बाहर का अमेरिकन फंड है, मैंने उनको बेच दिया। और बेच के मेरे हाथ में 10 करोड़ रुपए आए। मैंने याद है मेरे को बनाया, वो एक अलग ही क्षण था कि रातों रात 123 दुकानों की चाबी मैंने उनको पकड़ाई, एग्रीमेंट हुआ, 10 करोड़ रुपया मेरे हाथ में आए। और दूसरे दिन से मैंने पहले से ही, जब ये ट्रांसफर हो रहा था, मैंने एक ऑफिस अपना छोटा सा बना लिया था। और कुछ लोग मेरे 10 लोग नए ऑफिस में V2 के नाम से मैंने अपना, क्योंकि विशाल नाम मैंने इनको दे दिया था, V2 के नाम से नया ऑफिस। दूसरे दिन ही मैं जाके दूसरे ऑफिस में बैठने लग गया। लोग मेरे से पूछते थे, यार रातों रात तूने 122 दुकानें निकल गई, तेरी कंपनी इतनी बड़ी हाथ से निकल गई, तेरे को क्या? मेरे को लगा फिर खड़ी कर लेंगे। और आज लिटरली मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि उससे बड़ी कंपनी खड़ी करेंगे। और यहाँ मैं एक और ईमानदारी की बात बोलूंगा कि हो सकता है कि वहां मैं उस कंपनी को किल करके ये नई कंपनी खड़ी कर सकता था, लेकिन मैंने बोला जिन शेयर होल्डर ने पैसा खोया है, मैं उसी शेयर होल्डर को वापस रिवाइव करूंगा। और मैंने उसी कंपनी को वापस रिवाइव किया। तो जिस कंपनी का शेयर का दाम 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए उस समय, या 2 रुपया होना चाहिए, वो आज वापस 6-6.5 हजार करोड़ की कंपनी है। वो शेयर होल्डर का वापस पैसा बना। तो ये ईमानदारी तो होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि पहले पैसा हो जाएगा तब ईमानदार बनेंगे, लेकिन शायद कायनात या प्रकृति ऐसा बोलती है कि भैया पहले ईमानदार बनो, तब तुम्हारे पास कुछ आएगा। तो ईमानदारी बहुत बड़ा सर कहते हैं आदमी का कोई एक दुकान बंद हो रही होती है तो उसको एकदम दिल बैठ जाता है। यहाँ पे 123 दुकान, पूरी कंपनी। तो एक होता है बच्चा, अपने बच्चे पैदा किया, उसको बड़ा किया, फिर वो हमसे दूर जा रहा है, तो वो इमोशनल कैसा क्षण था वो, और उसके बाद हिम्मत कैसे आई दोबारा सब कुछ स्टार्ट करने की? यहाँ एक जो बोला जाता है, और शायद मैंने इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, कि गीता में बोला है या अपने ग्रंथों में बोला है कि डिटैच रहो, अपने कभी भी अटैच मत रहो कोई भी चीज से। तो मैं शुरू से ही डिटैच था, तो लगा फिर खड़ा कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं था, और छोड़ दिया। और छोड़ के और फिर लग गए कि भैया फिर से नया। उस समय डेट वेट सब क्लियर कर लिया? डेट कुछ भी नहीं, डेट धीरे धीरे कुछ था जो मैंने मोटा मोटा डेट उन्होंने टीपीजी ने दे दिया था। अच्छा। हाँ, कुछ मेरे को फिर बाद में V2 में देना पड़ा। V2 से मैंने कमा के फिर दिया। राइट ऑफ रिकम्बेंस बैंक का मैंने दिया 25 करोड़ रुपया V2 से कमा के। तो सर V2 में जब आपने सेकंड बिगनिंग की, और अब तो गलतियां पता पड़ गई है कि क्या क्या गलतियां की, अब आपने जो नई शुरुआत की उसमें क्या क्या ऐसे बदलाव किए कि वो पुरानी गलतियों को सुधारते हुए, क्योंकि 2011 में आई थिंक की चालू हुई थी, आज 2025 में अपन खड़े हैं, और मेरे को मेरा डेटा मुझे कुछ गलत हो तो करेक्ट करना, 1884 करोड़ का टर्नओवर, लगभग 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गए पिछले 15 सालों में, और 7000 एम्प्लॉई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और कितने स्टोर हो गए अब तक V2 के? अभी 213-14 स्टोर हो गए। तो आपने 123 बंद किए और 224 पे पहुंच गए बेसिकली। तो जितना बंद किया उससे 100 ज्यादा कर लिए 15 साल के अंदर। तो अब क्या इसमें मैजिक पे कहानी सुनाइए, क्या क्या इसमें हुआ? देखिए, मैं मानता हूं कि अभी मैं सबको बोलना चाहूंगा ये बात कि आप मेरे ख्याल से आपकी तकदीर, जो लोग डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं, आपकी तकदीर इस कायनात ने, अगर कोई ईश्वर है इस दुनिया में, तो वो आपके हाथ में दी है। आपके हाथ में आपकी तकदीर है। मैं अभी सबको बोलना चाहूंगा कि आप कॉपी पेन लीजिए और लिखिए कि आप 5 साल में, अगले 3 से 5 साल में क्या चाहते हो। हाँ, और आप इन चीजों पे काम करिए जो मैं अभी बोलूंगा, और मैं 100% आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपको वो हासिल होगा। लेकिन पहले आपको अपने आप को, आपका जो चरित्र है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो चरित्र है, वो अगर आप ठीक करते हो, और तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी प्रकृति ने दी है। तो जो चीजें मैंने, और जो मैं अभी बताऊंगा कि भैया ये हर एंटरप्रेन्योर कर सकता है, या आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि भैया आपका बॉडी एंड आपका माइंड, कि भैया आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो। तो अब वो V2 में मैंने किया। और दुनिया में 2 चीजें हैं। कुछ लोग जो एक है कि भैया लॉजिक और साइंस पे विश्वास करते हैं, और कुछ लोग डेस्टिनी
और बिलीफ पे विश्वास करते हैं कि भैया मेरे ये बिलीफ है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर समझ लीजिए आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा भी है तो वो मेरा मानना है कि वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप एफर्ट नहीं करोगे। तो साइंस तो ये बोलता है कि आप एफर्ट करो, आप साइंटिफिकली ये काम करो, आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी। तो अब सबसे पहले जैसे आते हैं कि भैया क्या क्या करना चाहिए जिससे, तो मैं तो बोलता हूँ आप लिखिए कि आप अपने पहले लोग जानते ही नहीं है कि मेरे को हासिल क्या करना है। दुनिया में 0.1% भी लोग नहीं लिखे होंगे कि मेरे को 5 साल में पहुंचना क्या है। तो जब आपने लिखा ही नहीं, आपने मैनिफेस्ट ही नहीं किया, तो आपका कौन हेल्प करेगा। तो टारगेट ही नहीं है तो भागोगे, टारगेट ही नहीं है, गोल नहीं है। तो ये पूरा बिजनेस का जो इकोसिस्टम जिससे V2 अभी थोड़ा अच्छा अचीव किया, मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैंने बिजनेस के रिटेल के बहुत सारे पैरामीटर में मैंने लास्ट ईयर का बैलेंस शीट और मेरा PL अकाउंट में मेरे ख्याल से मैंने ग्रोथ में सबसे अच्छा ग्रोथ किया, जो किसी भी रिटेल कंपनी में इतना ग्रोथ नहीं हुआ। हाँ, और पर स्क्वायर फीट सेल में टॉप 3 में हम है वैल्यू रिटेल में। हाँ, तो और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मेरे बहुत सारे रिफॉर्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये 50-100 प्रोजेक्ट में जो रिफॉर्म के कर रहा हूँ, ये होने के बाद मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे नंबर 1 पे पहुंचूंगा अगले 3 साल में, 5 साल में। क्या बात है। तो यही जो मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैंने ठान लिया कि मेरे को नंबर 1 बनना है। 3 साल का गोल क्या आपका? मेरा अभी 5 साल का गोल है कि मैं इस कंपनी को 1 लाख करोड़ का बनाऊंगा। 1 लाख करोड़ वैल्यूएशन। 1 लाख करोड़, आप लिख लीजिए। और मेरे को लगता है मैं डेस्टिनी पे नहीं, मेरे को नहीं मालूम मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है, लेकिन मैं क्लेम कर सकता हूं कि जो कदम मैं, और फिर अब वो मेरा गोल हो गया 5 साल का, मेरे को 1 लाख करोड़। अब 1 लाख करोड़ में मेरे को क्या क्या काम करने हैं, मैंने 50 प्रोजेक्ट लिखे हैं कि मैं ये करूंगा। और वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट पूरे होते जा रहे हैं, मेरी कंपनी और स्पीड पकड़ते जा रही है। तो मैं क्लेम, और मैं सबसे यही बोलूंगा कि आप डेस्टिनी में जो लिखा है, बिलीफ जो है, भूल जाओ। आप साइंस और लॉजिक पे विश्वास करो। और साइंस और लॉजिक क्या बोलता है कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको वेंडर का पेमेंट टाइम में करना पड़ेगा, हाँ, आपको अपना फोकस्ड होना पड़ेगा, परसिस्टेंट होना पड़ेगा। हाँ, जो लॉजिक है जिंदगी के, हाँ, मैं मानता हूं कि अगर मैं अभी बात करूं कि बिजनेस के लॉजिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, तो एक तो आपकी पर्सनैलिटी है, जिसको मैं बताऊंगा कि भैया आपकी पर्सनैलिटी में बॉडी एंड माइंड का क्या क्या है। ठीक है। फिर दूसरा बात है कुछ बिजनेस के रूल है, तो मैंने अभी 3-4 रूल पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक फोकस है कि भैया आपका प्लान, एनुअल बिजनेस प्लान बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाँ, कि भैया मैं कहाँ, इस साल का मेरा गोल क्या है, इस साल का मेरा एक्सपेंडिचर का गोल ये है, मेरी दुकानें नहीं इतनी खुलेगी, मेरा सेल का प्लान ये है, मेरा परचेज का प्लान ये है, मेरा मार्जिन का प्लान ये है। पूरा एनुअल बिजनेस प्लान आप अच्छे से बनाइए। हाँ, और सबको वो प्लान को गोल दे दीजिए, सारी टीम को। ठीक है। और उसमें एक अच्छा इंसेंटिव असाइन कर दीजिए कि भैया ये तुम पूरे साल में अचीव करेगा, तेरे को साल के बाद ये मिलेगा, क्वार्टर का अचीवमेंट पे ये मिलेगा, हर महीना का अचीवमेंट पे ये मिलेगा। शेयर करिए और उनको गोल दे दीजिए। अब वो एक तो हो गया एनुअल बिजनेस प्लान और गोल। अब उस गोल को अचीव कैसे करना है, तो अचीव करने के लिए आपको हर घंटे की प्रोडक्टिविटी, वो मेरा अभी सबसे ज्यादा है कि मेरे अगर 7,000 लोग काम कर रहे हैं, और ये सब जो मैं बात बोल रहा हूं ये सबको मालूम है। हाँ, लेकिन लोग सोचते हैं सब हो ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ, किताबें ही पढ़ते रहते हैं, हर किताब में लिखा है प्रोडक्टिविटी, लेकिन प्रोडक्टिविटी अपने पढ़ते हैं। एक तोता डेली बोलता है फंसना मत, वो शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल फेंकेगा, फंसना मत, और अपने फंसते चले जाते हैं। तो अपने को सबको मालूम है प्रोडक्टिविटी, अपने को सबको मालूम है ईमानदारी, अपने को सबको मालूम है ये सारे लेकिन अपने कितना % इसको एग्जीक्यूशन में लेके आ रहे हैं। तो मैंने अभी एक नया एप्लीकेशन बनाया है, और मैं धीरे धीरे हो सकता है ये एप्लीकेशन सबको अवेल कराऊंगा। वो एप्लीकेशन मैंने .NET पे बनाया है, और .NET में उस एप्लीकेशन में मैंने क्या किया है, और वो अभी मैं फिर बोलता हूँ, इंसान का ऐसा व्यवहार है या ऐसा फंडामेंटल्स है कि इंसान को जो बोला जाए वो छोड़ के बाकी सब करेगा। हाँ, तो वो अभी जो इम्प्लीमेंटेशन मैं बोल रहा हूँ कि उससे अभी 12% का इम्प्लीमेंटेशन है उस यस और नो का, लेकिन 12% में इतना अच्छा आउटपुट है। तो मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, बेटा तू 8 घंटे यहाँ आता है ना, 8 घंटे में 4 घंटे भी तू अगर मेरे को प्रोडक्टिविटी दिखा देगा ना, हाँ, तो बस मेरा 50% मार्क्स तेरा मिल गया, मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा। क्लियर है ना? दैट इज द वे प्रोडक्टिविटी। तो मेरा पूरा फोकस अभी है जो एनुअल बिजनेस प्लान, फिर उसका डेटाबेस कि भैया मेरा डेटा क्या बोल रहा है। डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, मास्टर डेटा हाइजीनिक होना चाहिए, और वो डेटा से एक रिपोर्ट बननी चाहिए, जो रिपोर्ट में मेरा पूरा फोकस है। रिपोर्ट बनती है लाल, एम्बर और ग्रीन।
तो मेरा पूरा मैं, और ये सब जो बातें बोल रहा हूं, अभी आप मेरे साथ चलोगे तो मेरा हो सकता है आप बोलोगे राम भाई आपका खुद का 10% का इंप्लीमेंटेशन है ये सब, तो 10% में इतना अच्छा है। जिस दिन ये 40% हो जाएगा, मैं आपसे मिलूंगा, 1 लाख करोड़ होने के बाद मिलूंगा मैं आपसे, अरे और मैं खाली इंतजार पहले कर भी रहा हूँ, मिलेंगे सर, ऐसे और नहीं है मैं वैसे। खाली इंतजार कर रहा हूँ ये 40% कैसे हो, हाँ। ये 10 में से 4 मार्क्स कैसे अपन आए। हर माइलस्टोन पे मिलेंगे, 10,000 पे, हाँ 25,000 पे, हाँ 50। हाँ, तो अभी फिर ये बोल रहा हूँ कि वो जो मैंने बोला कि भैया वो हर घंटे का प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी में मैंने एप्लीकेशन बना दिया कि भैया सवेरे ये 1 घंटा ये करेगा, जो सवेरे बिल पास करता है, हाँ किसी क्रिएटर का बिल पास करता है, तो उसका बिल का कैपेसिटी है कि भैया वो 1 घंटे में 10 बिल पास करता है। तो सर अभी अपने अपन बात कर रहे थे, आपकी 7,000 से ज्यादा बंदों की टीम है, तो सबसे मेन जैसे हम बिजनेस कोचिंग करते हैं तो उसमें एक सवाल आता है, हायर कैसे करें, लोग ही नहीं मिलते, किसी को 70 जनों की टीम बनाने में जोर आ जाता है। अपने 7,000 की टीम बनाई, तो कुछ हायरिंग रिलेटेड चीज टिप्स शेयर कीजिए कि कैसे टीम हायर की जाती है, एंड प्लस इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज कि हायर तो कर लिया, इनसे काम कैसे कराते हो, उनको प्रोडक्टिव कैसे रखते हो। देखिए एक आम, मैं भी, हाँ, और आम बिजनेसमैन, आम सब कोई का यही रहता है, यार मेरी टीम बहुत बेकार है, हाँ काम नहीं करती है, सबके लिए यही झमेला है। तो मैं मानता हूं कि दुनिया ऐसी ही बनाई है ईश्वर ने, हाँ कोई भी आपको रोबोट नहीं मिलेगा जो खटखट आप बोलोगे भैया ये कर दे और कर देगा। तो आप उन्हीं में से आपको अपना ऑफिस का कल्चर ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक आम आदमी आके और असाधारण रिजल्ट दे आपको। तो मैं पूरा फोकस अभी मेरा कल्चर पे है, मैं किसी पे गुस्सा नहीं करता हूं कि भैया। और आपने पहला बात किया कि आप हायर कैसे करते हो। हायर में देखिए अपने इंटरव्यू वगैरह जरूर लेते हैं, लेकिन अपने को कुछ पता नहीं चलता है कि भैया वो कैसा निकलेगा। तो हम एक देखते हैं उसका इतिहास कि भैया कहाँ कहाँ क्या काम किया हुआ है, चेष्टा करते हैं कि उसके इतिहास में कोई चोरी वगैरह का कुछ खबर नहीं हो, और एक आम आदमी को रिक्रूट करते हैं। और हमको विश्वास है, मेरे को मैंने देखा है कि बने बनाए लोग मेरे नहीं काम आते हैं। मैं एक आम आदमी को रिक्रूट करता हूँ, उसको ऐसा माहौल देता हूँ, उसको ऐसी ट्रेनिंग देता हूँ, हाँ कि भैया वो तैयार हो जाए। और यहाँ तो इतना दौड़ वाला माहौल है, और मैंने अपना इकोसिस्टम बनाने का ऐसा चेष्टा कर रहा हूँ जिससे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, और जिसको उससे अब उस पूरी कहानी आप बोले प्रोडक्टिविटी कैसे इंश्योर करें। तो प्रोडक्टिविटी की पूरी कहानी 3-4 चीजों पे है। एक तो कि भैया वो आदमी में वो जील है ना आगे बढ़ने का, हाँ वो मोटिवेशन है ना, उसका बिहेवियर, और जो आप धीरे धीरे आप अपनी कंपनी में भी खड़ा करते हो और उसके डीएनए में भी होता है। हाँ तो वो दोनों का मैचिंग होता है कि भैया आप ऐसा उसको कंपनी में माहौल दे रहे हो कि वो उस रेस में लग जाए कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है। तो हम पहला वो देखते हैं, और दूसरा हमने उसको टूल क्या दिया है, हाँ, और उसको क्लैरिटी कितनी दी है कि बेटा तेरे को सवेरे से शाम ये करना है। सबसे पहले तो अभी कोई भी मैं बोलूंगा ये तो बहुत अच्छा, कोई भी बोलेगा मैं यस और नो इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। यस और नो क्या है? यस और नो ये है कि आपको 8 काम सवेरे से रात तक का लिख दिया गया है, हाँ कि भैया ये आपको 10 से 11 ये करना है, 12 से 3 ये करना है, 3 से 8 बजे तक ये करना है। उसके काम को बांट देना, जो आपका पूरे साल का गोल है उसको महीने में तोड़ना, महीने के गोल को वीक में तोड़ना, वीक के गोल को डे में। आपका सारा काम तो डे की आउटपुट से होगा। तो लोग खाली सपना देखते हैं बड़ा बड़ा, हाँ, और डे में क्या कर रहे हैं, डे का आउटपुट ही तो आपका उस गोल की तरफ आपको एक कदम बढ़ाएगा। मेरा पूरा फोकस है वो घंटे का आउटपुट क्या है, और चेष्टा करते हैं कि उस घंटे का आउटपुट को पहले तो लिखा जाए कि भैया उससे आप उस घंटे में कराना क्या चाहते हो। और हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, सीरियसली चेष्टा कर रहे हैं कि वो ये पहला घंटा ये सेल्स रिव्यू करेगा, दूसरा घंटा वो मास्टर डेटा रिव्यू करेगा, तीसरा घंटा वो टीएनए रिव्यू करेगा। तो और उसका भी रिव्यू का टाइम में उसको गैप रिपोर्ट रेडी मिलना चाहिए, उसको समुंदर में नहीं घुसना है, वो सीधा रेड क्या है, हाँ रिव्यू में रेड क्या है, उसको रेड पहले रेडी मिलना चाहिए। जो रिव्यू करता है 2 तरह के काम होते हैं, एक एग्जीक्यूशन के काम, एक एनालिसिस के काम। हाँ ऑफिस में अपने क्या करते हैं कॉर्पोरेट में, एक एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, एक एनालिसिस का काम करते हैं। तो एग्जीक्यूशन का काम क्या है, भैया मेरे को 40 बिल पास करना है डेली का, 40 बिल मैंने पास कर दिया, ठीक है। मेरे को इतना लेआउट बनाना है 4 स्टोर का, मैंने लेआउट बना दिया। मेरे को आज इतना मास्टर डेटा क्रिएट करना है, मैंने मास्टर डेटा, ये एग्जीक्यूशन के काम हो गए। एक एनालिटिक्स के काम है कि भैया मेरा रेड ये क्या हुआ, हाँ तो हम एनालिसिस में भी उसको रेडी खिचड़ी देते हैं। क्या एनालिसिस क्या कि भैया सेल्स होनी चाहिए थे 100 रुपया, हाँ, और अगर 80 से कम आई है तो लाल हो जाता है वो, हाँ, और 120 रुपए से ज्यादा आई है तो वो सुपर ग्रीन, मैं डबल हीरो बोलता हूं उसको रिपोर्ट को, तो मैं उसको गैप रिपोर्ट दे देता हूं। तो अगर 80 से कम हुई है तो एनालिसिस कर, और उस रेड होने का एनालिसिस में मैं 3 बातें उसको बोलता हूं। क्या रेड होने का एनालिसिस
कि भैया रूट कॉज एनालिसिस कर कि या तो तेरे कोई प्रोसेस में भूल है जिससे कि ये सेल कम आ रही है, माल भेजने का प्रोसेस में, मेरा असॉर्टमेंट प्लानिंग के प्रोसेस में, माल खरीदने के प्रोसेस में कुछ भूल है जिसके कारण सेल कम आई है, पहला। दूसरा, कोई मानवीय भूल है, जिसको डिस्पैच करना था उसने डिस्पैच नहीं किया, जिसको डिस्प्ले करना था उसने डिस्प्ले नहीं किया, वो मानवीय भूल है। हाँ, या तीसरा प्लानिंग का भूल है। तीनों में से अपना कारण लिख और उसके रूट कॉज से उसको ठीक कर। तो धीरे धीरे मेरा पूरा फोकस रहता है कि ये रेड हो नहीं। इस बार रेड हुआ, अगले महीना ये रेड में कम आए। इस महीना 10,000 लाइन आइटम में रेड हुआ, अगले महीना 5,000 लाइन आइटम में रेड आए। धीरे धीरे बीमारी कम पैदा होने लगे। बस ये बेसिकली हो गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है ये कि भाई जब तक रेंज में चीज है तब तक डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, रेंज से नीचे है तो पकड़ लेंगे, रेंज से ऊपर गई तो पकड़ लेंगे, बाकी सब कूल है। अब मैं 1 साल से ये बात कर रहा हूं कि भैया अपने को तो रेड में काम करना है। हाँ। लेकिन अभी तक मैं बोलता हूं कि मेरा 100% ये हुआ ही नहीं है। अभी भी मैं बोलता हूं कि मेरा अगर रिपोर्ट मेरी 10-15% ही रेड को मैं अडेयर कर पा रहा हूं। यही मैं बोल रहा हूं, मेरा जैसा जुनूनी आदमी अगर इतना स्लो है, हाँ, तो मैं यही बोलता हूं कि कोई जुनून से लग जाए कि हाँ भैया, और मैं एकदम क्लेम कर सकता हूं कि धीरे धीरे यही मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे ये 40 मार्क्स का हो जाएगा, तो फिर तो आप दुनिया के राजा हो। हाँ, तो मैं वापस वहीं आता हूं। आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंश्योर करते हो, तो मैं अभी टारगेट दिया हुआ है उनको, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं हर वीक उनको सीनियर को बोलता हूं कि एक आदमी सीनियर 6 आदमी का रिव्यू करता है, तो रिव्यू करो, रिव्यू करके वीकली उसको मार्क्स दो कि बेटा इस बार तेरे को 10 में से 3 मिला है, इस बार तेरे को 10 में से 2 मिला है। उसका काम है यस और नो में। और मेरा ऐसा सिस्टम मैंने बना दिया है कि उसको अगर 40 बिल पास करना है और वो 20 बिल पास किया, तो उसके बाद अपने आप उसको एप्लीकेशन में ही उसका 50% मार्क्स आ जाता है, ऑटो मार्किंग। हाँ, और फिर वो मार्क्स को अपने मैनुअल मार्किंग भी वीकली देख के उसका सीनियर देता है। तो मेरा पूरा फोकस है कि ये प्रोडक्टिविटी, और जिसका प्रोडक्टिविटी अच्छा है उसको प्रमोशन दो, उसको इंसेंटिव दो। और मैं अभी पूरा स्कीम चला रहा हूं कि मंथली इंसेंटिव, क्वार्टरली इंसेंटिव और ईयरली इंसेंटिव। अब वो ईयरली इंसेंटिव में छोड़ेगा ही नहीं 8 महीना में। और मैं क्लेम के साथ बोल सकता हूं कि मैं बाकी कंपनियों से ज्यादा सैलरी में ग्रोथ देता हूं, मैं बाकी कंपनियों से पैसा ज्यादा देता हूं, क्योंकि मेरे को मेरे कल्चर के लोग मिलते ही नहीं है। मेरे कल्चर के लोग कहां मिलेंगे? जो इस रेस में जुड़ा हुआ बंदा का धीरे धीरे डीएनए ही चेंज होने लगता है। हाँ, वो तो, और मेरे से जो लोग अभी आप तो अपनी आर्मी बना रहे हो अलग से, अपनी, हाँ, और मेरे से अभी मैं आपको प्राउड के साथ बोल सकता हूं, मैं नाम दूंगा उनका, कि मेरे अंडर में कम से कम 10,000 करोड़पति बने हैं। और उसमें मेरे कितने एम्प्लॉय मेरे अंडर में, मैं अभी मेरे यहाँ एक जो एनएसओ का लड़का है, वो मेरे यहाँ 70 रुपए में मेरे को चाय पिलाता था 23 साल पहले, अभी उसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है। मेरा जो रिटेल हेड है वो वहां पे अभी मेरे ख्याल से वो ज्वाइन किया था, शायद 10,000 रुपए महीना में ज्वाइन किया था, अभी उसका 3 लाख 4 लाख रुपया सैलरी है। वहां से मैंने टीम तैयार की है, और टीम तैयार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बार बार बोलते हैं कि भैया ये आदमी बेकार है, बिजनेस में सारी चीज टीम नहीं है। हाँ, 100%। अब सर आते हैं बिजनेस के एक दूसरे पहलू पे, जो मार्केटिंग जो का ना, कि मार्केटिंग एंड सेल की वैल्यू रिटेल में ऐसा आपने क्या किया कि ये 15 साल में आप 2,000 करोड़ की सेल के आसपास, क्योंकि पहले भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, सेकेंड ही चीज है वैल्यू रिटेल में, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब देख रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, टाटा ग्रुप भी वैल्यू रिटेल में आ गया, अंबानी जी भी वैल्यू रिटेल में आ रहे हैं। उस कितने कंपटीशन के बीच में भी आप कैसे ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है? देखिए, इसमें मैं 3-4 बात बोलूंगा कि यहाँ पे एक और बिजनेस का फंडा आता है कि हाउ डिफरेंट यू आर। हाँ, आपको बैलेंस करना पड़ता है नया सोच को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है। नया सोच को इम्प्लीमेंट करोगे तो रिस्क भी है, लेकिन आपको कैलकुलेटेड एक रिस्क लेना पड़ेगा जीवन में। हाँ, कि भाई, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पूरा वर्ल्ड में फैशन रिटेलिंग में किसी ने भी जो डिस्प्ले का जो फिक्सचर होता है उसकी हाइट 5 फीट 4.5 फीट होती है, जिससे कि आई कांटेक्ट एक कस्टमर का दूसरे से होता रहे। मैंने एक दिमाग लगाया कि यार मैं तो रेंट तो पूरा वर्टिकल का देता हूँ, 10 फीट हाइट का देता हूँ। हाँ, मेरा पर स्क्वायर फीट जो रेंट लगता है वो 3D पे लगता है। हाँ, और ये तो हवा का मैं पैसा दे रहा हूँ इसको। मैंने क्या किया, 7 फीट कर दिया उसका डिस्प्ले। जहां एक टी शर्ट हैंग होता था, मैंने उसको हाइट में 7 फीट में 2 टी शर्ट हैंग करना चालू कर दिया। हाँ, और मैंने बोला पहले एक बार 4 दुकान में करो। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण है, दुनिया में किसी ने नहीं किया, किसी कंट्री में नहीं है। 7 फीट हाइट का फिक्सचर किसी कंट्री में नहीं है, मैंने किया। हाँ, और वो क्लिक कर गया।
सीधा मेरा एक जो टी शर्ट डिस्प्ले होता था वहां, स्टॉक डबल हो गया, हाँ, तो मेरी variety मिल गई। 5,000 स्क्वायर फीट की दुकान 7,000 स्क्वायर फीट की हो गई। जो 5,000 स्क्वायर फीट में, पर स्क्वायर फीट में अगर मैं 3 पीस डिस्प्ले करता हूँ या 5 पीस डिस्प्ले करता हूँ, तो मेरा जो 3 पीस पहले होता था वो 5 पीस होने लग गया डिस्प्ले। 5 पीस जितना डिस्प्ले होगा, अगर वो काम का माल है तो उतना बिकेगा, तो मेरी सेल बढ़ गई। तो मैं तो यहाँ एक सब्जेक्ट नहीं है ये मार्केटिंग का, अब सारा चीज मैं मार्केटिंग से जोड़ूंगा। मार्केटिंग क्या है? सेल बढ़ाने का फंडा। सेल बढ़ाने के लिए मैं फिर बोलूंगा आपको एज बनाना पड़ेगा। एज क्या चीज में? सबसे पहले तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस में होना पड़ेगा कि भैया आपका सोर्सिंग कॉस्ट ही सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है? मेरा सबसे बड़ा कॉस्ट ही प्रोडक्ट का कॉस्ट है, सोर्सिंग कॉस्ट। अगर वहां मैं सबसे सस्ता हो जाता हूं तो फिर कोई जंग जीत ली। तो वहां मैं पूरा दिमाग लगा रहा हूं कि सूता कहां से नॉमिनेट करूं, सूता से निटिंग कहां से होगा, निटिंग से डाइंग कहां होगा, डाइंग से फिर गारमेंट कहां बनेगा। पूरा चेन को मैं पूरा सप्लाई चेन स्टेब्लिश करने का चेष्टा कर रहा हूं, जिससे मेरी कॉस्टिंग सबसे कम आए। और वहां पे टेक्नोलॉजी से, सिस्टम एंड प्रोसेस से पूरा मामला कैसे फिट हो। पहला कि भैया कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, हाँ वो अगर आपका है तो मार्केटिंग, फिर आप जब वो तो फिर मेरा कस्टमर जाके बोल रहा है कि भैया ये यहाँ इस दुकान में जाओ, इस दुकान में इससे सस्ता और इससे बढ़िया माल कहीं है ही नहीं। दूसरा, प्रोडक्टिविटी अगर आपके लोगों की है, हाँ, तो आप जो काम आप 40 लोगों से करा रहे हो वो 15 लोगों से करा लोगे अगर प्रोडक्टिव लोग है तो। कॉस्टिंग फिर बचती है। हाँ, और वो प्रोडक्टिव लोग है तो आपका सिस्टम भी दुरुस्त करते हैं। मैं तो सवेरे पहले सबको बोला हूं कि एवरी डे, जो वॉलमार्ट एक निकालता था एवरी डे लो प्राइसेस, मैं निकालता हूं कि एवरी डे वी आर ए बेटर पर्सन, वी आर मोर प्रोडक्टिव पर्सन। एवरी डे सोच के आओ कि अपने और प्रोडक्टिव कैसे हो, इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हाँ, तो आप ये सोच के आओ और आपके दिमाग में सवेरे सवेरे ये आता है कि नहीं कि भैया मेरा गोल क्या है, और रात को सोते वक्त आपका गोल आता है कि नहीं। जिस दिन आपको ये लाए लग गया, इससे बड़ा कोई दुनिया में पैशन ही नहीं है, इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। आपको, इंसान को कुछ ना कुछ डोपामाइन के लिए कुछ नशा चाहिए, वो नशा तो पॉजिटिव डोपामाइन ले लो, तुम नेगेटिव लेते हो। तो जिस दिन लग गया कि अरे मेरे को तो इतना इंसेंटिव मिल रहा है, मेरा इतना तरक्की हो रहा है, उस तरक्की के जुनून में अगर आप जिए जाओ तो फिर मजा ही है। एक सर भी आपने एक स्टोर एक्सपेंशन की बात करें, 200 प्लस स्टोर अपन ने भी पिछले 10-15 साल में किए। लास्ट टाइम जो अपने फेलियर था उसमें एक इशू था कि हमने और एक्सपेंशन किया, तो अब की बार एक्सपेंशन करते टाइम आप क्या विशेष बातों का ध्यान रख रहे हैं कि यार ये मिस्टेक हुई थी अब नहीं करेंगे, और अब अपने चीजों को बेटर किया, क्या गलती थी और क्या सुधारा है? सबसे पहली बात कि आप अपना मॉडल मजबूत करो तब एक्सपेंशन करो। आपका मॉडल ही काम नहीं कर रहा है, आप 3 दुकान में ही नहीं कमा रहे हो और आप खोले जा रहे हो, तो आप एक गड्ढे में गिरने की तैयारी कर रहे हो। यूनिट इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हो। हाँ, तो यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए आपकी। तो अब मेरे को लगता है कि मेरा यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स अभी अच्छा चल रहा है। फिर हर समय देखते रहो कि अगली जो पिछली लास्ट दुकानें 10 खोली है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अंधे का तरह खोलते जाएंगे और दुकानें इधर परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर गड्ढे में जाके फंसेंगे। तो थोड़ा केयरफुल हो गए कि, और अब मेरे को लगता है मेरा मॉडल थोड़ा क्लिक कर गया है, तो अब अपने फास्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं। फिर अपने को लगेगा कि नहीं, पिछली 25 दुकानें जो खोली हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो फिर से मॉडल को एक बार चेक करेंगे कि मॉडल जो आपने कहा क्लिक कर गया है, तो क्या मॉडल क्लिक कर गया, मतलब मॉडल में यही यूएसपी है आपका कि भैया असॉर्टमेंट प्लानिंग आपका बेस्ट होना चाहिए। अभी भी मैं बोलता हूं कि दुनिया में जितनी लोग भी रिटेल कर रहे हैं उनका असॉर्टमेंट प्लानिंग की, भैया किसी को 28 साइज की जीन्स कहीं ज्यादा चाहिए, किसी को काला कलर का दुपट्टा ज्यादा चाहिए, किसी को नीला कलर का टी शर्ट ज्यादा चाहिए, या किसी को डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल साइज कहीं पे ज्यादा चाहिए, या किसी को चौड़ा मोरी का ज्यादा चाहिए। हाँ, वो पहला तो अपने प्लान गलत करते हैं, फिर सप्लाई चेन में कोई नीला टाइम पे नहीं आता है, कोई बड़ा साइज टाइम पे नहीं आता है, और फिर अपने भेज नहीं पाते हैं। तो अल्टीमेटली जो एक ऑप्टिमम असॉर्टमेंट एक दुकान में होना चाहिए, हो सकता है उसका 15% ही आपके पास हो। तो वो चेष्टा आप रिटेल में सबसे पहले करो कि पब्लिक के जो चाहिए पब्लिक को असॉर्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ कलर, वो सारा आप कितना % कैटर कर पा रहे हो एज पर पब्लिक का, वो आपको डेटा से भी मिलता है। और थोड़ा आपको गट फील भी लगाना पड़ता है कि भैया यहाँ ये बहुत अच्छा बिक रहा है, तो वो चेष्टा करते हैं। डेटा पॉइंट्स आप कुछ देखते हैं, डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। 2 चीज है, अब डेटा पे भी तो लोग बोलते हैं कि भैया सारा जो डिसीजन होना चाहिए वो डेटाबेस होना चाहिए, तो डेटा पे तो 100% होना चाहिए, और हम लोग चेष्टा कर रहे हैं अपना डेटा बहुत हाइजीनिक हो और गैप रिपोर्ट से मेरे को डिसीजन मेकिंग में एकदम ईजी हो। लेकिन साथ साथ में आपको गट भी लगाना पड़ता है कि हाँ भैया ये माल मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, इसका 10 करोड़ का माल ले लो, ये बिकेगा। तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए
हाँ, तो यहाँ मैं फिर बोलूंगा कि डेटा पे पूरा बेस होना चाहिए डिसीजन, और कुछ गट फील का भी मिलावट होना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस में दोनों का बहुत अच्छा डेटा मिश्रण प्लस होना गट चाहिए। दोनों चलेगा तो काम हाँ, होगा। दोनों चलेगा तब काम होगा। सही बात है। कई लोग एक्चुअली गट पे फोकस करते हैं, डेटा नहीं रखते, तो कई बार गट उल्टा भी पड़ जाता है हाँ बिना हाँ, डेटा और के। गट पे जो भी लो उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करो। एक डिसीजन लिया, वो क्लिक किया कि नहीं गट वाला, दूसरा डिसीजन लिया, वो क्लिक किया कि नहीं। तो आपको कभी भी इंसान क्या होता है, बायस्ड होता है। हाँ, वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं बस वो मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूं कि आप अपना जरूर प्राउड करो कि मैंने ये अच्छा किया। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस, वो डोपामाइन जरूरी है कि भैया जो डोपामाइन बहुत जरूरी है कि भैया मैंने ये अचीव किया और मैंने ये अच्छा किया। और वो हम लोग हर समय, हर आदमी रहता है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, वो अपने आप में ही माने तुर्रम खां हुआ रहता है। मैं भी हुआ रहता हूँ, और वो जरूरी भी है, नहीं तो अगला कदम उठाने के लिए वो मिलेगा ही नहीं, सही बात है, जो एनर्जी नहीं कॉन्फिडेंस ही तो मिलेगा। काम होता है। लेकिन मैं हर समय बोलता हूँ साथ साथ में ये भी देखते रहो कि मेरे अंदर डेली कमियां क्या है, आज मैं ये कमी को और सुधारने का चेष्टा करूंगा। हाँ, मैं हर चीज में बैलेंस कर रहा हूं कि नहीं, मैं अपने ऑटोमेशन में, प्रोसेस इंजीनियरिंग में, मेरे व्यवहार में, मैं लोग, व्यवहार बहुत जरूरी है बिजनेस में। हाँ, कि मैं मेरे व्यवहार में फ्रेग्रेंस है कि नहीं, मैं अपने नीचे वालों से कैसे व्यवहार करता हूँ। हाँ, मैं अब चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं जिससे भी मिलूं मेरे स्वभाव की खुशबू उसको आए। मैं चेष्टा करता हूँ किसी पे गुस्सा नहीं करना। मैं कभी किसी को उल्टा पुल्टा नहीं बोलता हूँ, मेरे जूनियर्स को, मेरी टीम को, मेरे किसी को भी। जब तक मैं उसको मोल्ड करने का चेष्टा करता हूँ, मेरे को लास्ट में कड़े डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। जब मेरे को लगता है कि अब ये मोल्ड हो ही नहीं रहा है, मेरे कल्चर में ही मोल्ड नहीं हो रहा है, मेरे लिए अब ये प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता है। 2-5% लोग होते हैं, मैं मानता हूँ 90-95% लोग ऐसे होते हैं जो आप मोल्ड करोगे, एक अच्छा कल्चर दोगे, अच्छा टूल दोगे, वो मोल्ड होके आपको प्रोडक्टिविटी देंगे। जो नहीं करते मैं उसको फिर टाटा बाय भाई बाय। टाटा बाय। कि मार्केटिंग में अगर आपका एक होता है कि आप मीडिया तक और सोशल मीडिया में और कस्टमर तक में मार्केटिंग करते हो, एक होता है कि आपका सेल्फ जो माउथ से वो लोग मार्केटिंग करते हैं। आपके कस्टमर 10 आके ले गए, अपने परिवार में दिखाए, अपने दोस्तों को दिखाया, अरे बोले इतना सस्ता कहाँ से लाया, बोला V2 से लाया। तो सबसे ज्यादा रिटेल में काम करता है माउथ वर्ड ऑफ वाला। माउथ। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ से मेरा बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग इतना सस्ता और इतना बढ़िया बेच रहे हैं। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे सस्ता गारमेंट हम लोग बेच रहे हैं, क्योंकि 27, 28, 29% मार्कडाउन में दुनिया में कोई माल नहीं बेचता है। मैं 27, 28 नेट जो ग्रॉस मार्जिन मेरा है वो 28, 29% है। तो 28, 29% में कोई भी दुनिया में, मेरा रिटेल में यहाँ पे इंडिया में और दुनिया में कोई नहीं बेचता है इतनी वैरायटी और इतना बड़ा स्टोर। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक इतना प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस और इतना इकोसिस्टम को आप मजबूत कर लो, जिससे इतना कम में सस्टेनेबल हो जाए, और इससे मेरा माउथ पब्लिसिटी बढ़ रहा है। तो ये मार्केटिंग का मेरा मेन फंड है। हाँ, और सर इसी पे मैं एक डबल क्लिक ये करना चाह रहा था कि प्राइसिंग और डिस्काउंटिंग आप कैसे डिसाइड करते हैं, इंटरनल प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने देखा, मैं V2 के स्टोर में आया, मैंने कहा अरे यार ये तो, और यार इतने रुपए में, जैसे 999 में ये 999 में ये चीज है, इस पे 1 पे 1 फ्री। मैंने कहा ये कैसे कर सकते हैं, मतलब एज अ कस्टमर तो मैं कहा ये प्राइस कैसे, मुझे तो प्राइस में मजा आ गया, चीज में मजा आ गया, लेकिन एक मन में सवाल है कि भैया अगर मुझे ये दे दिया तो कंपनी कमा कैसे रही है, कर क्या रही है ये, और कंपनी ऐसा करी तो ये लाइट बिजली एम्प्लॉय का निकल कैसे रहा है। तो एक होता है ना कि प्राइसिंग स्मार्ट स्ट्रेटजी, कि इसने 10 दिया तो मैंने 15 दिया, और आज की डेट में सब लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कौन कितना डिस्काउंट देगा, कौन किस प्राइस पे रखेगा, इसी पे पूरा गेम है। तो वो स्मार्ट डिसीजन कैसे लेते हैं, उसके पीछे, पर्दे के पीछे की वर्किंग क्या होती है। इसमें रिटेल में बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि हमारा मैक्सिमम कॉस्ट है ना, वो फिक्स कॉस्ट है। रेंटल फिक्स कॉस्ट है, मैन पावर फिक्स कॉस्ट है, बिजली फिक्स कॉस्ट है, अपने 90% ऑफ द कॉस्ट फिक्स्ड है। तो मेरा है कि भैया ज्यादा बेचो और मार्जिन कम कमाओ। मेरा सपना है, ये जो 27-28% मैं बोल रहा हूँ, ये 20% मार्जिन में मैं काम करूं, धीरे धीरे ट्रू। आप अगर माने दुनिया अगर 40% मार्जिन में काम कर रही है और आप 20% में होलसेल नहीं करते हैं लोग, सही बात है। और 20% में अगर मैं रिटेल करूंगा तो कोई मेरे को बीट ही नहीं कर सकता है। अगर आप ऐसा इकोसिस्टम बना लेते हो तो मेरी मार्जिन स्ट्रेटेजी यही है कि दुनिया से सबसे सस्ता, हाँ, और उसको मैं सबसे बढ़िया माल दूं। तो बस वो मार्जिन, और मैं अभी जो आपको बोली थी खुला बात कर रहा हूँ कि मैं 28%, 29% में माल बेच रहा हूँ। मेरा अल्टीमेट सपना है जिस दिन मैं 20% में माल बेचने लग जाऊं, हाँ। और मेरा 20% में भी माल बेच के मैं सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बनूंगा।
क्योंकि मेरा 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 सारा फिक्स कॉस्ट है, तो मेरा हो सकता है सारा फिक्स कॉस्ट 10-15% में सलट जाएगा। जो 4% मेरा 2,000 रुपया स्क्वायर फीट में आएगा, वो एबिटा मेरा बढ़ा देगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ा देगा। तो सारा फिक्स कॉस्ट है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है नहीं। तो पर स्क्वायर फीट सेल हम जितना करेंगे, उससे पर स्क्वायर फीट जीपी मेरा पूरा बढ़ेगा। गेम रोटेशन का है। पूरा गेम ही रोटेशन का है, पूरा गेम पर स्क्वायर फीट सेल का है। तो मेरा पूरा फोकस रहता है मार्जिन कम और सेल ज्यादा। सर भाई जैसे जेनजी जनरेशन पे काफी बातें होती है, आपके स्टोर में भी लोग आ रहे हैं, जेनजी का कंजम्पशन पैटर्न और जो पुराने कंजम्पशन पैटर्न में कुछ फर्क देख पा रहे हैं कि यार इनसाइट कुछ शेयर करना चाहे कि लोग ऐसे करते थे, जेनजी देखिए, ऐसे करता है। अगर पुराने लोग अगर कमाई का 40% सेविंग करते थे, तो अब जो लोग है वो कमाई का 10% सेविंग करते हैं। आजकल उनको लगता है कि भैया छोटी सी लाइफ है, जिंदगी नहीं मिलेगी जितना दोबारा। जी लो, हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो वो लोग तो भाई पहले जो आदमी एक पूरा लाइफ में 4 शर्ट खरीदता था, अब वो लोग एक आदमी 12 शर्ट खरीदता है। तो कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है, एस्पिरेशन बढ़ रहा है। हाँ, और हो सकता है मेरा ये ज्ञान सुन के और कंजम्पशन गारमेंट का बढ़े। नहीं से बढ़ेगा। हाँ, कि नहीं, कल से हमको भी प्राउड करना है, अच्छा ड्रेस पहनना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, फील गुड करना है। हाँ, जी सर, अभी फाइनेंशियली सर अब आईपीओ का प्लान है नेक्स्ट, इसका भी आईपीओ लेके आने का मन है? मेरा कंपनी सेम है। मेरा जो लिस्टेड कंपनी था, मैंने अभी आपको बोला कि भैया मैं उसी शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाना, मैंने तो अपना ब्रांड बेचा था। कंपनी वही मेरे पास शेल कंपनी थी जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, वो वापस खड़ी होके वही मेरी लिस्टेड कंपनी है आज। लिस्टेड कंपनी का 6,500 करोड़ का वैल्यूएशन है। जो मैं चेष्टा कर रहा हूँ, कसम खाया हूँ कि अगला 5 साल में 1 लाख करोड़ करने का। अच्छा, वो जो आपने बेचा था विशाल मेकअप, वो ब्रांड बेचा था और उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटी बेची थी। अच्छा। हाँ, मेरा शेल कंपनी का जो था वो V2 नाम कर दिया मैंने, और वो कंपनी मेरे पास ही रहेगी। ओके। और उसी कंपनी को अभी 1 लाख करोड़ बनाने का पूरा प्लान है, जो देखें। ठीक है सर, बढ़िया। और मेरे को पूरा विश्वास है मेरे लॉजिक पे, मेरे साइंस पे। हाँ, जो मैं ये बातें कर रहा हूँ, गैप रिपोर्ट, यस और नो रिपोर्ट, मेरे प्रोसेस, मेरे एम्पैथी टू द एम्प्लॉइज, हाँ, मेरे जो स्टेक होल्डर्स है कि भैया मेरा कोई भी स्टेक होल्डर खुश रहे, चाहे वो मेरे वेंडर है, चाहे मेरे वो इन्वेस्टर है, चाहे मेरे वो एम्प्लॉइज है। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पहले स्टेक होल्डर का, वो है एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे, कंपनीज एम्प्लॉय से ही बनती है, ये मैंने सीख लिया। मैंने अगर उनको आप खुश रखो, उनको हेल्दी रखो, उनको स्ट्रेस मत दो, उनको अच्छा टूल दो, उनकी हर छोटी से छोटी बात पे उनकी बड़ाई करो, हाँ, तो फिर लाइफ इज हेवन फॉर यू। सर लाइफ और काम दोनों पे अपन बात कर रहे थे, दोनों पे एक साथ बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा डिस्कशन काम और लाइफ का ही चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस। तो कोई 70 घंटे वाला है, कोई 90 घंटे वाला है, कोई चिल करने वाला है। तो इस टॉपिक पे मैं हर व्यक्ति से सवाल पूछता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस पे आपके व्यू क्या है, आप कैसे देखते हैं इसको? कि जुनून के जैसे जुनूनी है कि लगे रहे कि लाइफ होती रहेगी, वर्क पे ध्यान देना है या मिक्स करना है, इस पे व्यूज क्या है? देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ, सब लोग अपना अपना बात करते हैं। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस का एकदम सीधा है कि आप काम को इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि लोग काम को एंजॉय करने लगे। माने जब स्ट्रेस होगा ही नहीं तो बैलेंस क्या चीज का है? जिसको काम में मजा आने लग जाए। और लिटरली अभी मेरे ऑफिस में ऐसा माहौल बनते जा रहा है, हाँ, कि मैं पूछता हूँ मेरे लोगों को कि सवेरे सवेरे उठते ही आता है दिमाग में कि मैं उछल के ऑफिस कब पहुंचूं। हाँ, आज मेरे को ये सल्टाना है, आज मेरे को ये अचीव करना है, मेरा ये रह गया, हाँ, मैं आज ये सल्टाऊंगा। ये माने इंसान के जिस दिन दिमाग में अपने गोल से रिलेटेड एक पैशन जग जाएगा ना, उसको वर्क लाइफ बैलेंस और मैं मानता हूं मेरे से ज्यादा पैशनेट और मेरे से ज्यादा खट्टू आदमी दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। मैं अपनी ऑफिस में सबसे पहले पहुंचने वाला 37 साल तक और सबसे लास्ट में निकलने वाला आदमी हूं। हाँ, संडे को भी जाके वेयर हाउस संभालना, ये संभालना, लेकिन मैंने जीवन में कोई भी मस्ती भी नहीं छोड़ी है। तो आप कभी सोचो ही मत कि आपको हार्ड चुनना पड़ेगा लाइफ में। हाँ, आपके पेड़ के नीचे सो के भी मोटे ताजे होके और अपना बीमार होके, वो भी एक हार्ड है लाइफ। और आप एक डिसिप्लिन लाइफ और एक पैशनेट लाइफ, एक गोल बना के लाइफ, हाँ, उसको जियोगे, वो भी हार्ड है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जो इतना डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ, हाँ, तो क्या ये मैंने वर्थ है? तो मैं तो बहुत खुश हूं कि भैया हार्ड तो ये ईश्वर ने, कायनात ने ऐसी लाइफ बनाई है कि हार्ड तो है ही। आप कोई भी लाइफ चूज करोगे, जब मैं कोई जो बहुत खाता है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जितना खाओगे उतना और खाने का इच्छा करेगा। आप मिठाई खाओ, हाँ, आपको और फिर शाम को फिर मन करेगा मिठाई का, और खाओ मिठाई, और मन करेगा, तो आपको वो भी हार्ड है लाइफ।
आप मिठाई खा के, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वो हार्ड है मिठाई खाने वाला का भी लाइफ, क्योंकि उसको रोकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो हार्ड है। वैसे और बीमार हो जाएगा, आप, आज खुश है तो हाँ, 10 और साल वो बाद बीमार हो में आ जाएगा। लाइफ उसकी भी हार्ड है, लेकिन वो लास्ट में बीमार होगा और एक गंदी लाइफ की तरफ जा रहा है। लाइफ मेरी भी हार्ड है, जो मैं 18 घंटा फास्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, मैं खाने पे पूरा कंट्रोल करता हूँ, मैं उल्टी पुल्टी चीजें नहीं खाता हूँ। मैं एवरेज में डेली 1.5 घंटा, हाँ, अपने शरीर पे लगाता हूँ, जिमिंग पे, स्विमिंग पे, वॉक पे, प्राणायाम पे, मेडिटेशन पे। हाँ, तो मेरी भी लाइफ हार्ड है। कभी कभी लगता है यार क्या ये मशीन लाइफ जी रहे हैं। टिपिकल डे आपकी लाइफ का, मॉर्निंग टू इवनिंग? मॉर्निंग टू इवनिंग यही है, 5:30 पौने 6 बजे उठते हैं। हाँ, और फिर सवेरे 40 मिनट करीब प्राणायाम और योगा करते हैं, 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, हफ्ते में 3 दिन मेडिटेशन करते हैं। फिर ऑफिस जाने का हड़बड़ रहता है, 7:30, 7:35, 7:40 तक ऑफिस निकल जाते हैं। हाँ, पौने 8 तक ऑफिस पहुंचते हैं, और फिर ऑफिस में रगड़ के काम करते हैं। अब ऑफिस का सबसे बड़ा गेम है कि ऑफिस का यस और नो कैसे बनाए। चेष्टा करते हैं कि ऑफिस में, अभी मैं एक ये दिनचर्या पे बात करता हूँ कि मैं अब ये भी सबको दिमाग में लगा रहा हूँ कि आप आज से ये सोचो कि मैं ऑफिस 8 घंटा जा रहा हूँ, वो 8 घंटा मैं क्या करता हूँ, और जो 8 घंटा करता हूँ वो काम 4 घंटे में कर सकता हूँ क्या। तो अब चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं जो 8 घंटे, क्योंकि मेरा और भी सपना है बिजनेस के अलावा भी, वो सपने तो कभी पूरे ही नहीं होंगे। तो मैं अब दिमाग लगा रहा हूँ कि मैं जो ऑफिस में 8 घंटा करता हूँ, और मैं सबके लिए ये बोलूंगा, वो 4 घंटे कैसे कर सकता हूँ। तो उसमें मेरे को जितना समझ में आ रहा है, मैंने पॉइंट बनाए हैं कि भैया कैसे 4 घंटे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वो किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ। तो मैंने उससे ये सीखा है कि कोई भी काम वैसा मत करो, हाँ, जो किसी को डेलीगेट कर सकते हो। आप रिव्यू करते हो तो किसी को डेलीगेट कर दो कि भैया रिव्यू के पॉइंट बना, तू इंस्ट्रक्शन दे। हाँ, तो काम वही करो जो किसी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो और आपके लेवल का ही काम है। हाँ, पहला बात। दूसरा बात कि कोई भी मीटिंग मुंह से मत करो। हाँ, हर मीटिंग कोई एजेंडा को लेके होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। और बहुत मैंने सब जगह मैं लगाना चाहता हूं मेरे ऑफिस में 2 मिनट मीटिंग। हाँ, कि भैया 2 मिनट में जो जो बात की, समझाया, किसी को कुछ समझाना है, और समझा के मीटिंग खत्म करो। और मीटिंग का रिजोल्यूशन टास्क ट्रैकर में या कहीं डालो कि भैया मीटिंग का रिजोल्यूशन यहाँ है। मेरा एप्लीकेशन में डल जाता है, मेरा एक टास्क ट्रैकर एप्लीकेशन है, तो उसमें भैया ये मीटिंग हुआ, ये टास्क में डाल दो, और उसको नॉमिनेट हो गया टास्क, और उसका टाइमलाइन मांग लेते हैं कि बेटा ये टास्क तू कब तक कर देगा। प्रोजेक्ट किसी को देना है, वो प्रोजेक्ट ट्रैकर में डाल दिया, ये प्रोजेक्ट कितना दिन में करेगा, वो टाइमलाइन के अंदर। फिर उसके पास रिमाइंडर चला जाता है कि तेरा प्रोजेक्ट अभी तक हुआ नहीं, और सारी रिपोर्ट ही ओवर एजिंग पे जाती है। ये तेरा टास्क ओवर एजिंग क्यों हो रहा है, ये तेरा रिव्यू ओवर एजिंग क्यों हो रहा है, ये तेरा प्रोजेक्ट ओवर एजिंग क्यों हो रहा है, 3 दिन ओवर एजिंग हो गया, क्यों हुआ 3 दिन ओवर एजिंग। तो सबसे बड़ा गेम है प्रोडक्टिविटी। तो अब मैं चेष्टा कर रहा हूं कि भैया मैं 8 घंटे का काम 4 घंटा कैसे करूं, क्योंकि आपका लाइफ का टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको हर समय सोचना चाहिए कि ऑटोमेशन से कैसे आपका टाइम बचत हो सकता है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग से आपका टाइम कैसे बचत हो सकता है, डेलीगेशन से आपका टाइम कैसे बचत हो सकता है। हाँ, ये तीनों चारों चीज करके, और आपका एम्पावरमेंट, आप एम्पावर करो किसी को, दूर से देखो कि भैया हाँ वो आपका आदमी कैसा काम कर रहा है। अपने एम्पावर करते ही नहीं, अपने सब चीज अपने घेर के रखते हैं कि नहीं मैं ही कर सकता हूं, मैं ही सियाना हूं। वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। सर अभी आपने कहा कि अपने और भी तो सपने हैं, बिजनेस ही तो नहीं है, तो और क्या क्या आपके सपने हैं? मैं कहीं पॉडकास्ट में सुन रहा था आपका एक सपना एक दिन एशिया की कभी पीएम बने। देखिए, मैं आपको यहाँ एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा सपना है, और ये सच का सपना है, कि एक तो देखिए नाम का सपना सबका होता है कि मेरा नाम हो। हाँ, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नाम का सपना बचपन से होता है और अभी भी है कि नाम हो। लेकिन मैंने नाम के लिए मैं किसी को भी ठगना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा सपना है कि इस सृष्टि को, जो बचपन से है, कि इस सृष्टि को, इस देश को, इस ह्यूमैनिटी को मैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उसको अच्छा कैसे करूं, इसको खूबसूरत कैसे बनाऊं। तो ये पृथ्वी या ये ह्यूमैनिटी या हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ या क्वालिटी इंडेक्स जो ह्यूमैनिटी का है वो कैसे अच्छा हो सकता है। तो उसमें मैंने, जो मेरा दिमाग जो बोलता है वो ये बोलता है कि वो 3 चीज से अच्छा हो सकता है। एक तो हर इंडिविजुअल, जो अपने जो बॉडी का हर सेल अच्छा अगर हेल्दी होगा तभी ना बॉडी हेल्दी होगी। तो हर इंडिविजुअल बॉडी से, माइंड से एक अच्छा इंसान होगा, हाँ, तभी देश अच्छा होगा, ये कायनात अच्छी होगी, पहला। हाँ, जिसके लिए मैं एफर्ट करना चाहता हूं कि भैया हाँ, ये पॉडकास्ट भी शायद करने का मकसद 2 ही है, एक मेरा नाम हो और दूसरा मेरी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचे। और अगर एक भी आदमी इसको एडप्ट करे
हाँ, तो उसका लाइफ चेंज हो। और मैं तो क्लेम करता हूं कि आप ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये आप इंप्लीमेंट करो, और 100% लॉजिक और साइंस कभी फेल होता ही नहीं है। डेस्टिनी फेल हो सकता है, लॉजिक एंड साइंस फेल नहीं होगा। तो लॉजिक एंड साइंस बोलता है कि आप मेरा जो कसरत करो, अच्छा खाओ पियो, कंट्रोल करो खाने पे, खाओगे तो आपका दिमाग भी ज्यादा चलेगा, माना लिमिटेड खाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा तो आपके अंदर नया, किसी के साथ बुराई मत करो, हाँ, किसी का बुरा मत करो, ईमानदारी से रहो, डिसिप्लिन से रहो। हाँ, तो ये सब तो नो ब्रेनर आइडियाज है, और इसी को मैं इम्प्लीमेंट, तो वहीं आता हूं वापस कि इंडिविजुअल को अच्छा करना और सोसाइटी को अच्छा करना। सोसाइटी में ऐसे ऐसे बिलीफ है, हाँ, ये जो प्रैक्टिकल बाबा है इसको तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, जो बोल रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बाबा क्या बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल बाबा बोल रहा है काम करो। हाँ, ये प्रैक्टिकल बाबा बोल रहा है कि थ्योरी ऑफ एबंडेंस पे विश्वास करो, किसी को भी, दो आदमी को देने लायक बनो, किसी से भी लेने का मत सोचो। नहीं समझे? अपने पूरा ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भैया फ्री का दे दो, फ्री का दे दो। हाँ, फ्री का दे के तो अपने, मेरा थ्योरी है कि भैया किसी को मछली पकड़ने का कांटा दे दो, हाँ, उसको मछली मत दो, जिससे कि वो मछली कल से खुद पकड़ के और अपना खुद खाए। तो मैं तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहता हूं। तो सोसाइटी में आप, मेरा मानना है कि इंसान अच्छा कैसे बनता है, डीएनए से और सोसाइटी का माहौल से। अब आप समझ लीजिए ऐसे माहौल में पैदा हुए यमन में, हाँ, वहां दिन रात एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब गिरा रहा है, सूडान में पैदा हुए हो जहां लड़ाइयां चल रही है, तो वहां का आदमी वैसा ही माहौल में पैदा होता है तो वैसा बनता है। तो आप अगर एक अच्छा सोसाइटी दोगे, उसको अच्छी गवर्नेंस दोगे, तो मेरा 3 पिलर है अच्छे लाइफ का, एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी और एक गवर्नेंस, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी बने जिससे कि सोसाइटी को अच्छा माहौल मिले, हाँ, और इंडिविजुअल को अच्छा माहौल मिले। इंडिविजुअल अच्छा होने से एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो, और अच्छी सोसाइटी अच्छा गवर्नमेंट को हेल्प करे। इकोनॉमी समृद्ध की बात करें, यूएस समृद्ध है, चाइना समृद्ध है, इकोनॉमिकली काफी अच्छा। तो उस केस में हम कहें कि ये गवर्नमेंट्स क्या ऐसा अच्छा कर रही है, डेवलप कंट्रीज जो भी बात करूं, क्या ऐसा अच्छा काम कर रही है जो कि इंडिया गवर्नमेंट नहीं कर रही है और उसको करना चाहिए? मेरे जो सब्जेक्ट्स है, जो मैं जितनी भी बातें बोला हूं, ये हर चीज में वो फिट होते हैं। तो फिर वही बात की, अगर समझ लीजिए आप खाली कल्पना करो कि अपने हिंदुस्तान में अगर 140 करोड़ की आबादी है, तो इसमें प्रोडक्टिविटी क्या है? अपने को ईश्वर ने संसाधन लिमिटेड दिए, सारे हैप्पीनेस क्या है या जीडीपी क्या है? जो अपने को ये जो प्रकृति ने दिए हैं वो संसाधन है, और एक है ह्यूमन संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स की जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बनेगी, जितना प्रोडक्टिव होगा, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो अपने को मैं फिर बोलता हूं, जिस दिन अपने ऐसा सिस्टम एंड प्रोसेस बनाएंगे। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अब मैंने बोला सोसाइटी का उदाहरण दिया, इंडिविजुअल का उदाहरण दिया कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्टिव कैसे हो, उसका बॉडी एंड माइंड पे कैसे हो, वो एक अच्छा इंटरप्रेन्योर कैसे बने। लोग बोलते हैं कि भैया मैं नौकरी करता हूं, मैं नौकरी के भी 10 पॉइंट बनाया हूं कि नौकरी में आप कैसे ग्रो कर सकते हो। तो फिर वहीं आते हैं पहले उस सब्जेक्ट पे कि ये तीनों मिलके कैसे एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं जिसमें ये कायनात बहुत खूबसूरत हो। तो मेरा 10-15 फंडा है। तो पहला फंडा है, अब मैं वो प्राइम मिनिस्टर बन के कराऊं या मेरा सपना है मेरी जब 1 लाख करोड़ की कंपनी हो तो मैं उस कंपनी की कमाई से ही मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं, हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टी 1 पैसा किसी से चंदा नहीं ले, हाँ, और वो पॉलिटिकल पार्टी माइक्रो लेवल पे कोई उसका माने वो पहला उसका उसूल होगा कि तू अगर कोई तेरे को हॉस्पिटल में किसी का भर्ती कराना है किसी को, या तेरे को कोई नौकरी चाहिए, या तेरे को अपना कुछ फायदे के लिए तू ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना मत कर। तू अगर किसी को देने लायक है तभी ज्वाइन कर, माने तू अपने फायदे के लिए तो करना ही मत। इसमें कार्यकर्ता ऐसा चाहिए ही नहीं जो कोई फायदा खोज रहा है, समझ रहे हैं? तो मेरा मन है, और वो उस पॉलिटिकल पार्टी का एक तो ये फंडा कि भैया किसी से चंदा नहीं लेना, और कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए जिसको इस पॉलिटिकल पार्टी से कोई पर्सनल गेन लेना है। हाँ, तीसरा बात कि इसके उसूल इतने अच्छे हो, जो मैं मानता हूं जैसे मेरी कंपनी आज ग्रो कर रही है, हाँ, वैसे सिस्टम एंड प्रोसेस से, और सब हम लोग, कोई भी बुरा नहीं है, ये नेता वगैरह पॉलिटिकल पार्टी में कोई बुरा नहीं होता है। आज अगर मेरे को भी आपने एक कथा सुनी होगी कि जैसी प्रजा तथा राजा, है ना ये तो प्रजा ही बोलती है कि भैया मेरे को मुफ्त का दो, हाँ, तभी मैं तेरे को बनाऊंगा, तो राजा को देना पड़ता है। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर मेरे को भी सत्ता पे आना है, मैं भी यही करूंगा कि भैया फ्री का दो,
फ्री का मैंने क्या क्या दे रहे हैं अपने फ्री का, मैंने मैं बोलता हूँ फ्री का ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि फ्री का, अभी मैंने सुना है फ्री का लैपटॉप दे रहे हैं, हाँ फ्री का यात्रा करा रहे हैं, फ्री का क्या धर्म की यात्रा, हाँ कि भैया मेरा पैसा से धर्म का यात्रा करो। अरे वो अपना पैसा थोड़ी है, वो गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी है, वो पैसा किसी का खून पसीने का टैक्स का पैसा है, हाँ उस पैसे से अपने यात्रा करा रहे हैं किसी से। हाँ तो मेरा 10-15 फंडा है कि इस सृष्टि को बढ़िया कैसे किया जाए। तो सबसे पहले है कि भैया पॉपुलेशन कंट्रोल, कि अपने पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि अपने इतने आदमी को फीड कर सके। तो सबसे पहले मैं तो खुद अभी पूछना चाहता हूं कि भैया अपने पॉपुलेशन कंट्रोल में प्रॉब्लम क्या है। पॉपुलेशन कंट्रोल अपने को करना चाहिए, पहला स्टेप लेना चाहिए, हाँ कि भैया 2 बच्चों से ज्यादा कोई को अलाउ नहीं करें, और इंसेंटिव दे कि भैया 2 बच्चा करने से तुमको ये इंसेंटिव मिलेगा, नौकरी मिलेगा, या जो भी अपने इंसेंटिव बोले वो इंसेंटिव होना चाहिए 2 बच्चा से कम करने पे। मैं अभी इस्पा में बैठा था तो एक फॉरेनर लड़का मिला मेरे को, हम बोला इस देश के बारे में सबसे बुरा और सबसे अच्छा बात बताओ। वो नीदरलैंड का लड़का था, हम बोला तेरा एम्स्टर्डम में और यहाँ में क्या फर्क है। वो पहला ही लाइन बोला कि पॉल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। बोले मैं खाली जो सबसे ज्यादा गलत बात है वो पॉल्यूशन है। तो मेरा एक फंडा है अच्छी हवा, अच्छा खाना और अच्छा पानी। हाँ अपने जो ये इतना रुपया सब्सिडी में दे रहे हैं, हाँ वो सारा पैसा अपने को अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छा फूड पे लगाना चाहिए। वो एक रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म है, एजुकेशन रिफॉर्म। एक मैंने अपने बना रखा है जैसे इशू ट्रैकर। तो अगर मेरे को कोई ऑफिसर से कंप्लेन है वो इशू ट्रैकर में डालूंगा, अगर वो नहीं सॉल्व कर रहा है मेरा तो उसके ऊपर वाला ऑफिसर को मालूम पड़ेगा कि भाई तेरा इतना एजिंग हो गया, इसका इशू क्यों नहीं सॉल्व कर रहा है। उसका कोई सुनवाई तो होना चाहिए, कोई इशू ट्रैकर नहीं है, एकदम नो ब्रेनर आइडिया है। मैं एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मेरे दिमाग में है कि अपने जनता से टैक्स लेते हैं और उसमें बजट में पैसा उठाते हैं। बजट में 2 तरह का बजट है, हाँ कि भैया मैं समझ लीजिए 10 लाख करोड़ रुपया रोड बनाने में या डेवलपमेंट में लगा रहा हूं। हाँ वो डेवलपमेंट मैं करूंगा तो क्योंकि मैं एक कंपनी अच्छे से नहीं चला पाता हूं, इतना रायता है, इतना यहाँ हैंडल करना वहां हैंडल करना, ये सरकार सारा काम खुद क्यों करती है। इसको क्यों पावर प्लांट बनाने का दरकार है, क्यों रेलवे चलाने का दरकार है, क्यों एयरलाइन चलाने का दरकार है, नहीं समझा आप। कुछ भी इसको खुद नहीं करना चाहिए। और पैसा किस लिए उठाती है, डेवलपमेंट के लिए। रेलवे स्टेशन रेलवे भी प्राइवेटाइज करो। जो समझ लीजिए एक पावर प्लांट बनाती है गवर्नमेंट, पावर प्लांट बनाती है तो आप एक बार खुद सोचिए, मैं बहुत रैशनल बात कर रहा हूं कि पावर प्लांट बनाने में समझ लीजिए 25,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है। वो अगर गवर्नमेंट का आदमी करेगा तो क्योंकि वो इतना एक ऑनर की तरह नहीं बना, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसका ओवर टाइमिंग होगा। वो 5 साल में बनने वाला प्लांट 10 साल में बनेगा, उसमें जो 10,000 रुपया लगना, 10,000 करोड़ लगना चाहिए था, 50,000 करोड़ लगेगा। कमियां तो है, देखो इंडिया में अगर लिस्ट बनाने बैठे तो कम से कम 100 पॉडकास्ट तो इंडिया की कमियों पे अपन कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ सजेशन जिस पे अपन करें कि गवर्नमेंट अगर उस दिशा में सोचे तो इन चीजों पे इंप्रूवमेंट आ सकता है, सुधार आ सकता है, वो आप कुछ बताना चाहें। गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी होनी चाहिए कि भैया प्रो बिजनेस हो। आज आप कुछ गवर्नमेंट को, मैं एक माइक में एक सभा में मेरे को बोलने बोला गया तो मैं ओपन बोला कि गवर्नमेंट को 1 पैसा सब्सिडी देने का किसी को दरकार नहीं पड़ेगा अगर वो प्रो बिजनेस पूरा पॉलिसी बनाए। हाँ जब अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि भैया लड्डू फूटेगा तो सबको बटेगा। अब लड्डू फूटेगा कैसे, बिजनेस बढ़ेगा। ये यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से आता है, बिजनेसेस से आता है। हाँ नौकरियां कहाँ से क्रिएट होती है, बिजनेसेस से क्रिएट होती है। देश आगे कैसे बढ़ता है, बिजनेसेस से बढ़ता है। तो गवर्नमेंट को तो कुछ भी पॉलिसी नहीं बना के प्रो बिजनेस पॉलिसी बनानी चाहिए कि भैया तेरे को लाइसेंस फलाना फलाना ऐसे ऐसे करके कोई भी लाइसेंस रह जाए या कोई भी ऑफिसर किसी को तंग करता है, हाँ ऐसा ऐसा केस कर दे रहा है, मैं पूरा जीएसटी दे रहा हूं और फिर भी जीएसटी में मेरे ऊपर केस कर दे रहा है, ये लेके आओ वो लेके आओ। आप बिजनेसमैन है, हाँ कोई पेपर में भूल भी हो सकता है, कोई अपना गलत भी एंट्री कर सकता है। तो पूरा मामला ही गवर्नमेंट वाला ये होना चाहिए। और यूएस चाइना जो डेवलप्ड है प्रो बिजनेस से तभी तो डेवलप्ड है। आज मेरे को जब जलन होता है जब ये सब बात करते हैं कि आज दुबई में जो मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं, बोला यार इतना फ्री फ्लो है। हाँ बोले आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को आप ठोक भी दो तो वहां खड़े कर दो, हाँ आपके बाद पुलिस आएगी और पूरा आपका मीमांसा करेगी। वहां कानून का डर है, आप समझ रहे हैं। तो वो कानून का डर अपने यहाँ कब स्टेब्लिश कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं। कानून से डर है। हाँ हाँ तो मैंने धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि मैं अभी जो बोला आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो,
मेरे अंदर इतना दर्द है, मैं कैसे बताऊं। मेरे को लगता है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मैं कितना 1000 करोड़ भी बना लूंगा, अगर ये दुनिया में अगर ये नो ब्रेनर आइडियाज है, तो मेरा मानना है कि ये जो सारी इफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी जब आपका देश में, ये अमेरिका का आपने उदाहरण लिया, यहाँ पे कैसे अमेरिका आज आज इतना, वहां पे सारा मामला ही, मैंने वहां बिजनेसमैन को चोर नहीं समझा जाता। किसी की भी कंपनी डूब गई तो उसको हेल्प किया जाता है कि हाँ भैया चलो तुमको ये दोबारा जीने का हक है। हाँ, यहाँ तो अगर आपका बिजनेस रुक गया तो आप परमानेंट चोर हो। तो और बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपने मैं बिजनेस को 3 तरीके से गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर सकती है। पहला कि भैया अगर कोई ऑफिसर किसी बिजनेसमैन को तंग करता है या कोई गलत फरमान निकाल देता है, उसका सुनवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए और वो उसका जल्दी से निवारण होना चाहिए अगर वो बिजनेसमैन सच्चा है तो। पहला, ठीक है। और बिजनेसमैन को अगर कोई बिजनेस के यहाँ कोई चोरी करता है, उसका एम्प्लॉय, उसको डर ही नहीं है। हाँ, वो जानता है मेरे को अगर चोरी करूंगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे को छोड़ दिया जाएगा, तो उसको एक सजा का प्रावधान बहुत जल्दी उसका निवारण होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। और तीसरी, जितनी पॉलिसी, चाहे लैंड एक्विजिशन की, चाहे बिजनेसमैन को लैंड लेना है, चाहे लेबर पॉलिसी है, हाँ, चाहे बिजनेसमैन का कोई भी लाइसेंस वगैरह है या कोई परमिशन लेना है, वो बहुत ऑनलाइन होना चाहिए कि भैया ये जाओ और ऑनलाइन सब आपको परमिशन मिल जाएगा। सर बिजनेस में तो कई लोग करना चाहते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस नहीं भी कर रहे। बिजनेस करने वाले 2-5-10% होंगे, 90% लोग अल्टीमेटली करेंगे तो नौकरी। तो जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है, जो कह रहा है कि बिजनेस करना ही नहीं है, वो नौकरी में आगे बढ़ना चाहता है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है? सर यही तो इस कायनात का सबसे अच्छा बात है कि ईश्वर ने हर इंसान को वो दिया है कि वो जहां पे है, वो अगर सोच ले कि मैं यहाँ से यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, तो हर जगह अपॉर्चुनिटीज है। तो नौकरी में मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि कोई नौकरी वाला कैसे आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो उसको नौकरी में अपनी प्रोडक्टिविटी, हाँ, सबसे पहले उसको अपने आप को मोस्ट प्रोडक्टिव आदमी घोषित करना पड़ेगा कि भैया प्रूव करना पड़ेगा कि यस आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन। वो प्रोडक्टिव पर्सन बनेगा कैसे? वही बात कि सबसे पहले उसको मालूम होना चाहिए कि उसको करना क्या है, उसका एंड गोल क्या है। सबसे पहले वो अपने सीनियर से पूछे कि भैया मेरा गोल बताइए क्या है, हाँ, मेरा साल का गोल क्या है, मेरा क्वार्टर का गोल क्या है। फिर दूसरा, उसको वो गोल के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर बाकी लोग 8 घंटा काम कर रहे हैं, हाँ, तो 8.5 घंटा काम करे कि भैया हाँ, मैं थोड़ा तो तेज भागना पड़ेगा अगर आपको नंबर 1 में आना है, तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट करे। उसके काम का ऑटोमेशन, वो अपने काम को री इंजीनियरिंग कैसे करे, हाँ, वो 10 ठो वीडियो देखे कि मैं ये कर रहा हूँ। आजकल तो इतना आगे अपॉर्चुनिटीज है, आपको वीडियो में, आपका ये वीडियो देख के बहुत सीख सकता है आदमी। हाँ, तो वो रहे कि इसका ऑटोमेशन कैसे हो सकता है। और चौथी बात, वो हेजिटेट नहीं करे, फियर नहीं करे कि भैया एकदम बिंदास वो कम्युनिकेट करे अपने सीनियर से, उसके सीनियर से कि यस आई डिड इट। हाँ, वो अपनी सफलताओं को बताए, वो अपने आप को इवेल्युएट करे कि मैं ये मेरे को जो काम मिला था, और वो कम्युनिकेट करे। और वो फिर ये दिमाग में रखे कि मेरा सीनियर क्या कर रहा है, मैं उसके अंदर जो नॉलेज है वो मेरे अंदर नॉलेज कैसे, वो लर्निंग कैसे आए, जिससे कि कल मैं अपने सीनियर वाली पोजीशन में पहुंचूं। सर एक मीम आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि वो विशाल मेगा मार्ट में गार्ड की नौकरी के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। तो वो मीम में कितनी क्या सच्चाई है? देखिए, अभी सबसे आप तक बड़ा पहुंचा वो मीम? हाँ, एकदम पहुंचा। और सबसे बड़ा अभी ये हिंदुस्तान का यूथ अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अभी आगे सबसे बड़ा जो मुद्दा होने वाला है ना, वो होने वाला है कि नौकरी की अपॉर्चुनिटी, जॉब क्रिएशन। और जो जॉब क्रिएशन करने का एक ही सबसे बड़ा तरीका है, वो है बिजनेस को बढ़ावा देना। अगर विशाल मेगा मार्ट एक बड़ा हुआ या V2 बड़ा हुआ, हाँ, तो कितने लोगों को जॉब मिला, और डायरेक्ट जॉब कितने लोगों को मिला, और इनडायरेक्ट जॉब कितने लोगों को मिला, आप समझिए। तो जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो होंगे, वैसे वैसे जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो खुशहाली फैलेगी। और जॉब क्रिएशन से खाली खुशहाली नहीं फैलती है, जॉब क्रिएशन से बंदे का जो दिमाग है, वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो जॉब क्रिएशन में, जॉब में लगने के बाद, वो जो तूफानी काम करता है उल्टे पुल्टे, वो सारा एक मेन स्ट्रीम में उसका दिमाग लगने लगता है, एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, एक चीज जो पिछले शायद 10 साल में पॉजिटिव हुई है कि आम युवा का बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट आया। पहले सब नौकरी करना चाहते थे, अब वो चाहते हैं बिजनेस की तरफ आए। तो वो बिजनेस युवा जो आपकी तरफ, जो आपके जैसे बड़ा बिजनेस में बनना चाहते हैं या बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगे कि क्या बिजनेस करें, कैसे बिजनेस करें? मैं एक ही बात बोलता हूं कि गोल बना लो,
हाँ, और कम से कम ऐसा बिजनेस करो जिसमें आप 2 साल सस्टेन कर सको। समझ लो आपका 2 साल का बिजनेस का टोटल खर्चा 25 लाख रुपया है, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस खर्चा। आपके पास 40 लाख रुपया है, 35 लाख रुपया है, तो आप जरूर घुसो और जरूर रिस्क लो। और फिर वही बात कि पहले आपको सारा अपना जो लक्ष्य बनाओ और उस पे काम करो। अपने गोल बनाओ, और मेरे जो 50 पॉइंट है वो जॉट डाउन करो कि भैया बॉडी, माइंड और ईमानदारी, मेहनत, वो सारे पॉइंट बनाओ, और जो प्रोडक्टिविटी, हाँ, अपने लोगों से व्यवहार, और जो अपना सिस्टम, प्रोसेस, वो सब, और रिपोर्ट्स, वो सारा आप करोगे, आपको माने लॉजिक कभी बीट ही नहीं होता, आपको सक्सेस कोई रोक ही नहीं सकता है। परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, और मैं धीरे धीरे वो यस और नो भी मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करूंगा। वो यस और नो इतना अच्छा है टूल कि भैया यस और नो टूल से आपका बिजनेस कल से चलने लगेगा कि भैया आपके लोग कर क्या रहे हैं सारा दिन। और दूसरा, मैंने अभी सीसीटीवी सारे लोकेशन पे लगा दिया है, हाँ, और सीसीटीवी मॉनिटरिंग टीम है, हाँ, तो वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग करती है, तो वो अपने आप पकड़ लेती है कि भैया हाँ, यहाँ पे ये आदमी ऐसे उल्लंघन कर रहा है एसओपी का, हाँ, यहाँ ये बिना मतलब का सोया हुआ है, यहाँ ये कर रहा है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग आजकल टेक्नोलॉजी, आजकल तो एआई के ऐसे कैमरे आ गए हैं जो आपको रिपोर्ट बना के दे देंगे कि यहाँ का आपने डिस्प्ले कैसे करना था और डिस्प्ले कैसे किया हुआ है, इस आदमी को कितने बजे कहाँ रहना था, कहाँ ड्यूटी करना था, कहाँ किया ड्यूटी। मतलब एआई से आप पता कर लोगे कि क्या प्रोडक्टिविटी किसकी है और क्या आपका सब एआई बता देगा, एआई का कैमरा बता देगा। तो सर वो जो मैं लिंक नीचे डालने वाला हूँ उसमें क्या क्या चीज रहेगी, आप 2 मिनट एक्सप्लेन कर पाए? मैं फिर बोलता हूं कि जो मैंने बोला है कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, तो मैं एक किताब भी लिख रहा हूं, तो उस किताब में भी आपको मिलेगा, और ये लिंक मैं किताब लिखने के पहले भी आपको दे रहा हूं कि यस और नो का फॉर्मेट दे रहा हूं, जो आप मेरे इस पॉडकास्ट के नीचे लगा देना। और बिजनेस के मैंने 100 गोल्डन पॉइंट बनाए हैं, 100 गोल्डन पॉइंट्स, वो भी दे रहे हैं। हाँ, उसमें आपकी पर्सनैलिटी और आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए। मेरे को लगता है कि अगर उसमें मैंने लगाया है कि भैया उस पूरे 100 पॉइंट में आपको नंबर कितने मिल रहे हैं, उसमें बैड है, असेसमेंट है, कुल मिला के वो। असेसमेंट है, उसमें आप अपने आप को एसेस करिए कि मेरे को बैड मिला है या एवरेज मिला है या गुड मिला है या वेरी गुड मिला है या वेरी वेरी गुड मिला है। ठीक। आपको जिस दिन अगर गुड भी मिल जाएगा ना, तो बस समझ लीजिए आपका ड्रीम 5 साल में जो आप सोचोगे आपको मिल जाएगा। तो सर आज की क्लास में आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आया, और मैं इसको क्लास इसलिए बोल रहा हूँ, एक तरह की मास्टर क्लास ही थी। आज के पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं, तो आई होप आपके सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, जो भी आपको चीज अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सर के बारे में 2 शब्द की, मतलब ऐसे व्यक्ति हमारे भारत में अगर हैं और ऐसे और हो गए तो भाई साहब भारत वास्तव में जरूर एक सुधरेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। तो सर इसी वादे के साथ, फीडबैक के साथ, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।